आप सभी को प्रणाम। प्रणाम मैंने इसलिए कहा, अदरवाइज ज़्यादा हम लोगों के लिए तो कंफर्टेबल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग है। सेकुलर वर्ड हैं दोनों, हम जहाँ चाहें वहाँ इसको बोल लेते हैं। छोटे के लिए भी बोल लेते हैं, बड़े के लिए भी बोल लेते हैं, अपने सामने वाले के लिए भी बोल लेते हैं, अपने एज के जो लोग हैं उनके लिए भी बोल लेते हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ पे जो भी ऑफिशियल्स हैं जो बिहार में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं, वो आए और उनका कहना दो बातें उन्होंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट कही है। एक कि बिहार में 100% काम जो होता है वो हिंदी में होता है। इंग्लिश अगर है तो ठीक है, कभी दिल्ली आना हुआ कोई मीटिंग के लिए या कहीं अगर जा रहे हैं तो वहाँ पे काम आता है, लेकिन अदरवाइज़ जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो 100% बिहार में हिंदी में है। तो जो भी इंग्लिश मीडियम के लोग हैं वो अपने आप को बोर्ड में भी एक सूटेबिलिटी का एक क्राइटेरिया ये भी होगा कि ये बहुत अच्छा, इनकी हिंदी बहुत अच्छी है, और प्लस एडेड अगर इंग्लिश भी है तो एडेड पर्सनालिटी में एक्स्ट्रा एक एडवांटेज आपके साथ जुड़ जाता है। जो हमने प्रणाम कहा, कई सारे हैं विश करने के तरीके हैं, अभिवादन के कई सारे तरीके हैं। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व स्तर पे हाथ मिलाने का जो पहले प्रोसीजर था, अब वो इस तरह से नमस्कार में कन्वर्ट हो गया है कि अब लोग इसको नमस्कार बोलते हैं या प्रणाम बोलते हैं। बिहार में जितने भी सबसे ज़्यादा प्रचलित जो वर्ड है वो दो वर्ड है, एक चरण स्पर्श और दूसरा लोग अपने से जो बड़े होते हैं, आदरणीय होते हैं, उनका पैर छू के उनसे अभिवादन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और सेकंड आशीर्वाद मतलब शुभेच्छा एक तरह से प्राप्त करते हैं कि आप मुझे जो भी जो अच्छे कुछ मैंने मेरे प्रति शुभेच्छा व्यक्त करिए, जहाँ पे मैं कोई अगर मेरी चुनौती है उस चुनौती को हल करने में मुझे शक्ति प्राप्त हो, इस बात के लिए मुझे आप शुभेच्छा दीजिए, उसके लिए मुझे विश करिए। ठीक है, तो एक चरण स्पर्श का है, दूसरा प्रणाम का है। बिहार में ये ज़्यादा दो चलता है। और जैसे कि ऑफिशियल्स ने कहा कि डीएम साहब के पास भी जाते हैं तो वहाँ जा करके गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं बोलते हैं, वहाँ जा करके प्रणाम ही बोलते हैं। तो ये प्रैक्टिस का पार्ट है, वैसे जो जिसको जो अच्छा लगे, जिसमें जो कंफर्टेबल हो। लेकिन मैंने जो जितना अभी तक मॉक लिया आस्था इसमें, उसमें हमने देखा, चाहे पहले से भी देख रहा हूँ, कि जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए साड़ी अगर पहनती हैं वो या सूट भी पहनती हैं तो वो जा कर के एयर इंडिया वगैरह में देखते हैं, चाहे कहीं भी मैं देखता हूँ अभी ऑफिशियल जो कॉन्फ्रेंस वगैरह कहीं भी होते हैं, तो जो लेडीज़ के लिए इस तरह का बड़ा अच्छा है कि सब मैंने जो चेयरमैन साहब हैं उनके तरफ प्रणाम कहा और एक बार नज़र सबके तरफ घुमा लिया, हाथ जोड़े रख करके प्रणाम 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 इस तरह के बोलने के बदले। तो ऐसा है। तो एक तो मॉक इंटरव्यू में जो हम लोग ले रहे हैं, तो जो भी मेरे इस आस्था ये से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि वो एक बार ज़रूर इस बात का प्रैक्टिस कर ले, जो उनके लिए कंफर्टेबल हो वो विश्व करें। लेकिन हम लोगों की तरफ से जो रिकमेंडेशन यही है कि बिहार में प्रणाम का। सेकंड जो बात है जो सबके लिए है वो ये है कि भाई आप हिंदी में अपना इंट्रोडक्शन शुरू करें, क्योंकि सबसे पहले बोर्ड के पास बिहार में बीपीएससी का जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बिहार में बोर्ड के पास आपका कोई डिटेल नहीं है, उनके पास कोई फॉर्म नहीं है। आईएएस में जाते, सिविल सर्विसेज के लिए यूपीएससी में जाते हैं तो उनके पास डिटेल फॉर्म आपका होता है और इस डिटेल फॉर्म के अनुसार वो आपसे इंटरव्यू लेते हैं। लेकिन 56-59 के हाफ से कुछ ऐसी वहाँ पे घटनाएं घटी थी जिसके बाद जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू बोर्ड के पास कुछ सिंपल सा एक कोड जाता है, कुछ भी डिटेल नहीं जाता है और आप जो बोलते हैं वहीं से आपका इंटरव्यू शुरू होता है। तो मुझे लगता है कि आप हिंदी में अपने इंटरव्यू को शुरू करिए और फिर अगर आपको जहाँ भी लगता है कि इस सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए आपको इंग्लिश का सेंटेंस, तो इंग्लिश का सेंटेंस यूज करिए, इंग्लिश का वर्ड यूज करिए, आप करिए। लेकिन शुरुआत आपकी इंग्लिश से ना होकर के हिंदी में होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही मान लीजिए कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो 4 लोग बोर्ड में बैठे हुए हैं उसमें से 2 लोग ऐसे हों जो इंग्लिश के नहीं हों, 2 लोग हो सकते हैं इंग्लिश के हों जो आपकी बातों को अच्छे से समझ रहे हों, लेकिन चारों आपकी बातों को अच्छे से समझें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हिंदी से शुरू करिए, फिर बीच बीच में इंग्लिश का वर्ड यूज करिए। अभी आस्था इसमें हम लोगों ने 16 जुलाई को रिजल्ट आया था और आज 27 अगस्त है, काफ़ी दिन हो गया रिजल्ट आए हुए। आपकी तैयारी पूरी हो गई होगी, तैयारी की दिशा में आप होंगे, करंट अफेयर्स में मुख्य रूप से अभी आप फोकस कर रहे होंगे, मेरा ये मानना है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। आस्था इसमें जो हम लोगों ने 3 पार्ट में जो अपना काम किया, एक पार्ट में जो दिल्ली के सारे जो विशेषज्ञ शिक्षक थे, सब्जेक्ट वाइज जो शिक्षक थे, उनका क्लास हुआ और उस क्लास के कई लोगों का 2-2 क्लास हुआ, कई लोगों का एक क्लास हुआ, जिसकी जैसी ज़रूरत थी उसके अनुसार क्लासेज हुए। और उसके बाद मैं सभी इस तरह के शिक्षकों का पहले भी आभारी रहा हूँ, इस बार फिर से इस वीडियो में भी मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आपके बीच में आकर के आपका मार्गदर्शन किया, मेरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरे साथ जुड़ करके।
मैं उनका आदर करता हूँ, आभारी भी रहूँगा, हमेशा-हमेशा के लिए आभारी रहता हूँ। आगे भी जब भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जब भी इस तरह की सेवा की ज़रूरत हो, बिहारियों द्वारा मार्गदर्शन, उसमें ये सभी शिक्षक फिर दोबारा हमारे साथ जुड़ेंगे और आपका आपका मार्गदर्शन करेंगे, दिल से मार्गदर्शन करेंगे। एक एक पार्ट वो था, दूसरा पार्ट था मॉक इंटरव्यू का, जो हम लोग चल रहा है, अब तो काफ़ी दिन हो गया मॉक होते हुए, अब सेकंड राउंड के मॉक में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। और फिर उसके बाद थर्ड पार्ट इसका था, जो सारे ये जो क्लासेज हैं और जो मॉक इंटरव्यू है, उसका वीडियो बैकअप, तो वो ऐप के माध्यम से हम लोग आपको अवेलेबल करा रहे हैं। और सब जो हमारे यहाँ जो रजिस्टर्ड लोग हैं, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए वो ऐप पर क्लासेज भी अवेलेबल है और मॉक इंटरव्यू भी सबका अवेलेबल है। कोई भी आदमी अपना भी मॉक देख सकता है, अब दूसरों का मॉक भी जो हुआ है वो भी देख सकता है। और मॉक के साथ सबसे अच्छी बात है कि बीपीएससी में हमने ये जो हम लोग मॉक लेते हैं, तो उसमें चूंकि बीपीएससी में भी बोर्ड के सामने कोई डिटेल नहीं होता, हमारे सामने भी कोई डिटेल नहीं रखते हम लोग। और उसके बाद हम लोग वहीं से आपसे ही पूछते हैं कि अपने बारे में बताइए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यहाँ से कहानी शुरू होती है। तो उससे शुरू में ही दो विषय तो आ जाते हैं, एक ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट आ जाते हैं और दूसरा आपका ऑप्शनल वो कैंडिडेट बताते हैं। तो मॉक इंटरव्यू के वीडियो के लिए हमने अपने साथ जुड़े हुए सारे लोगों को ये बात बोल रखा है कि अगर आप आर्बिट्ररी सबका मॉक नहीं देख सकते, तो कम से कम किसी का मॉक वीडियो पर क्लिक करिए और उनका जो शुरू का जो 1 मिनट के अंदर में जो उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है, आप वहाँ पे देख लीजिए कि क्या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो कैंडिडेट हैं क्या। क्योंकि वो अपना शुरू में ही बोलेंगे कि ग्रेजुएशन मेरा सब्जेक्ट ये है और मेरा ऑप्शनल ये है। तो जब वहाँ से पता चल जाता है, तो फिर उस कैंडिडेट का पूरा मॉक आप देख जाइए, क्योंकि वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि सोशियोलॉजी आपका है, ज्योग्राफी आपका है, तो बोर्ड ने, हम लोगों ने यहाँ पे कोशिश करी है कि पूरे दिन भर जो भी मॉक चलता है, 28-30 लोगों का मॉक एक एक दिन में होता है, तो ये सारे लोगों से जो भी ऑप्शनल एक तरह के, जैसे ज्योग्राफी वाले हैं, तो हर कैंडिडेट से हम अलग अलग क्वेश्चन पूछें, ये हमारी एक कोशिश रहती है। सोशियोलॉजी वालों से अलग अलग क्वेश्चन पूछें, एलएसडब्ल्यू वाले लोगों से अलग क्वेश्चन पूछें, हिस्ट्री वालों से अलग क्वेश्चन पूछें, जिससे कि जो इंटरव्यू के प्रिपरेशन की प्रक्रिया में कोई कैंडिडेट अगर मान लीजिए किसी का मॉक देखता है, तो उसको अपने मॉक में तो जो क्वेश्चन उनको मिला अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने ही सब्जेक्ट के दूसरे कैंडिडेट का मॉक देखेंगे, तो वहां से भी उनको कई सारे। और एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, मेरा जो कोशिश यही है, ये मॉक इंटरव्यू के माध्यम से हम आपको कोई चयन पत्र आपको नहीं देते, कोई सिलेक्शन सर्टिफिकेट हम नहीं देते हैं, आपका कोई सिलेक्शन की हम यहाँ पे, ये मॉक इंटरव्यू भी एक हमारे द्वारा एक प्रिपरेशन का ही पार्ट है। और उसमें बहुत हम कई बार कहीं कहीं जरूरत होता है तो फॉर्मल रहते हैं, कहीं जरूरत होता है इनफॉर्मल रहते हैं। हम अपने तरीके से, हमारा एक ही मोटिव होता है कि हम आपको आपकी जो कमी है उस कमी को उजागर करें, आपके जो बायोडेटा है उस बायोडेटा का पूरे छोर सारे जितने डायमेंशंस हो सके वे सारे डायमेंशंस को से आपको अवेयर करा दें, जिससे कि आप उसका आंसर ढूंढ करके उस आंसर का प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप रियल इंटरव्यू में जहां से आपके सिलेक्शन सर्टिफिकेट आपको मिलना है वहां पे जाएं तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहें। हम कहीं से भी वो सिचुएशन क्रिएट नहीं करते हैं जिससे कि पता चला कि जहाँ से ऐसा लगे कि बस वहाँ पे अगर आप ओके हो गए तो सिलेक्शन सर्टिफिकेट हम दे के आपको भेज दिए। वो जब बोर्ड में जाएंगे तो हो सकता है कि वो सिचुएशन इंटायरली डिफरेंट हो, वो लोग इंटायरली डिफरेंट हो और वो जो प्रोटोकॉल है प्रोटोकॉल इंटायरली वहाँ पे डिफरेंट रहे। तो इसलिए हम मल्टीपल तरीके से, कई बार फॉर्मल, कई बार इनफॉर्मल, कई बार स्ट्रेस इंटरव्यू, कई तरीके से आप कोशिश करते हैं कि आपका जो भी आपके वीकनेसेज हैं, वीकनेसेज को बाहर निकालें, आपके स्ट्रेंथ भी बाहर निकाल, उस वीकनेसेज बाहर निकालने के प्रोसेस में निश्चित रूप से कई लोगों का स्ट्रेंथ बाहर निकलता है। तो ये 3 पार्ट में हम लोग फिर इस पूरे बीपीएससी 64वीं इंटरव्यू प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक सबसे बड़ी उत्सुकता की बात है कि इंटरव्यू कब होगा, तो जो अभी तक जो अपुष्ट सूचनाएं आती हैं, चूंकि बीपीएससी जब तक ऑफिशियली कुछ डिक्लेयर ना करे तब तक तो कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो जानकारी है कि ये जो अगस्त अभी लास्ट वीक शुरू हो गया है, लास्ट वीक चल रहा है, ठीक है, ये जो 4-5 दिन और बचे हुए, इसमें हो सकता है कि आपके डेट आ जाएं, इंटरव्यू का सबका लिस्ट आ जाए, किसका किस दिन इंटरव्यू होगा, कितने पैनल बनेंगे, उसमें सबका डेट आ जाएगा। और हमें लग रहा है कि शायद 10 सितंबर के बाद सेकेंड वीक ऑफ उसमें सितंबर में आपका इंटरव्यू शुरू हो जाए, क्योंकि सिचुएशन उस तरह का दिख रहा है। जो भी पॉसिबिलिटी, जो अंदर की सूचनाएं ही मैं आपको बता रहा हूं कि, लेकिन अब जब तक कुछ पक्की सूचना बीपीएससी के द्वारा खुद ना दी जाए तब तक निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। एक और बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि डेट को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जो बायोडेटा में, क्या आपकी तैयारी पूरी हो गई है, क्या आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं उसमें जितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या आप उसका आंसर तैयार हो गया, आपका ऑप्शनल है क्या उसका आंसर तैयार हो गया, कंटेम्प्ररी इशूज हैं, जो आपका जॉब प्रोफाइल है या फिर आपका हॉबी है, ये 5 एरियाज हैं, क्या उसके सारे क्वेश्चन और उसका कंफर्टेबल जोन में आप,
चूँकि इंटरव्यू को, ये जो इंटरव्यू अवसर है एक दिन ज़रूर ख़त्म हो जाएगा, आप जाके इंटरव्यू दे लेंगे और उसके बाद फिर रिजल्ट का इंतजार करेंगे, ये तो है एक दिन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से उस डेट के पहले अपनी तरफ से कम अपना बेस्ट एफर्ट लगा लीजिए। एकदम डेट का इंतजार करने के बदले मुझे लग रहा है कि आप अपने ये जो बायोडाटा के जो 5 एरियाज़ हैं इस पे अपना बेस्ट एफर्ट कर लीजिए, जिससे कि आगे आपको कोई अफसोस ना रह जाए कि मेरा ये एरिया ठीक से मैं देख नहीं पाया था। अब अस्थायी इसकी बात करूं, मैं आज से आज इसलिए मिलना चाह रहा था कि सबसे कि अभी इस सप्ताह में हम लोगों ने कोई ऐसा कोई क्लास नहीं रखा, फॉर्मल कोई क्लास नहीं रखा। 8:30 से 10 बजे रात के बीच में जो जूम मीटिंग के थ्रू हम लोग क्वेश्चन आंसर पे फोकस कर रहे हैं। यानी उसमें हम में अभी तक तो मैंने देखा कि करीब 318 लोग कल रात में जुड़े हुए थे और उनसे सारे क्वेश्चन उनको लेते हैं। हमने व्हाट्सएप ग्रुप में सबका क्वेश्चन ले लिया है और क्वेश्चन लेकर के उनका रिप्लाई करते हैं, लेकिन 1.5 घंटा में जितना रिप्लाई हो पाता है उससे क्वेश्चन को सेटल करने, क्वेश्चन का आंसर को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी ये चल रहा है इस प्रोसेस में। आज भी ये शाम को रात में 8:30 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में आज भी है। आज थर्सडे है, थर्सडे को भी है। हम लोग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आज चौथा दिन है सर, चौथे दिन हम लोग आज मिल रहे हैं शाम को फिर 8:30 से। ऑफलाइन में जो लोग मुखर्जी नगर में हैं या दिल्ली में हैं उनके लिए हम लोग 12:30 से 2 बजे के बीच में ये जो 1.5 घंटा टाइम है वापस में जो पर्सनल इंटरेक्शन के लिए हमने रखा हुआ है कि जो दिल्ली में है वो आकर के जो भी उनको लगता है कि कुछ उनको कोई सपोर्ट चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन का आंसर चाहिए, जो भी उनको चाहिए, जो भी उनको इंटरव्यू में जो हेल्प हो सकता है वो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और फिर जो मॉक इंटरव्यू हो रहा है वो हो रहा है। फिर इस बार भी सैटरडे संडे को सब मॉक इंटरव्यू है, उसका लिस्ट जारी हो चुका है। अब शाम को जो जूम ऐप पे जो मीटिंग होती है उस मीटिंग में करीब 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। पहले भी कई बार उसका जवाब दिया गया है, अभी भी उस तरह के क्वेश्चन देखता हूं कि लोग उस मीटिंग में पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये सारे जो 5 क्वेश्चन हैं उसको एक ही साथ उसको एड्रेस कर लिया जाए, जिससे कि हमें कम से कम बार बार इस तरह के क्वेश्चन का रिप्लाई करने की जरूरत ना पड़े। तो ये जो 5 क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन मैं बोर्ड पे एक बार लिख देता हूं और उसके बाद एक एक क्वेश्चन को फिर मैं आपको ले लेता हूं। एक जो सबसे पहली बात है कि जो कि मॉक इंटरव्यू के दौरान प्रैक्टिकली हमें देखने को मिलता है, जिसमें गलती थोड़ी बहुत देखने को मिलती है, बिखरता हुआ दिखता है, उसमें एक है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय दें। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये वाला जो एक क्वेश्चन होता है, अपना परिचय दें। और बीपीएससी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपना परिचय दें, क्योंकि बोर्ड में जाए, बीपीएससी में बोर्ड के सामने कोई वो नहीं हो, कोई आपका बायोडेटा नहीं होता है मेंस का या इंटरव्यू का, कोई फॉर्म उनके पास नहीं होता है जो आप बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब ये चीज़ शुरू में, और इसको कहा जाता है कि इसको कूलिंग क्वेश्चन कहा जाता है, कूल करने वाला क्वेश्चन कहा जाता है। और बीपीएससी में तो कंपलसरी है, यहाँ से होगा ही होगा, ये पूछा ही जाएगा, अपने बारे में बताइए। और अपने बारे में वो पहले ही आपको इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है कि आपको क्या क्या नहीं बोलना है। तो यहाँ पे जो होता है, तो ये बीपीएससी का एक कंपलसरी क्वेश्चन है जिससे कि बोर्ड को ये जानकारी मिल जाती है आपके बारे में, फिर वहाँ से वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें अपना परिचय वाले में 2 बातें हैं। एक बात है जो नहीं बोलना है आपको, जो नहीं बोलना है, ठीक है। और एक दूसरा है जो बोलना है, जो बोलना है, ठीक है। जो आपको यू हैव टू एक्सप्रेस, you have to include some content, ठीक है, in your introductory speech बोल दें उसको, कि या introductory orientation in front of board members, आप जो बोलेंगे तो उसमें जो आपको एक्सप्रेस, जो कंटेंट इंक्लूड करना है, ठीक है, वो एक पार्ट हुआ। और दूसरा हुआ कि जो कंटेंट इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो जो कंटेंट इंक्लूड नहीं करना है उसमें मुख्य रूप से, ठीक है, 2 बातें हैं। एक है कि नाम, माने ऐसा कोई भी परिचय में आप वाक्य या कंटेंट यूज नहीं करेंगे जिससे कि जाति बोधक का भाव पता चले बोर्ड मेंबर्स को, ठीक है। और इसके पीछे यही होता है, चाहे अपना नाम, चाहे पिताजी का नाम, चाहे माताजी का नाम, चाहे दादाजी का नाम, कोई भी किसी का भी नाम, ऐसा कोई कंटेंट यहाँ यूज नहीं करेंगे। एक बात हुई नाम। दूसरा, जिला, जो डिस्ट्रिक्ट है उसको भी आपको अपने इंट्रोडक्शन में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कई बार बिहार में ये आरोप लगा कि किसी पर्टिकुलर ज़िले से अधिक लोगों का चयन होता है, अधिक सिलेक्शन होता है। और जब आप ज़िला बता देते हैं तो बोर्ड मेंबर को ये जानकारी मिल जाती है कि इस ज़िले के हैं ये, और फिर वहाँ पे
तो इस तरह की कुछ बातें आई। तो बीपीएससी ने अपने गाइडलाइंस में ये 2 बातों का नाम और जिला को यूज नहीं करेंगे, किस जिले से हैं। अदरवाइज ये ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से हार्ड एंड फास्ट है। ये तो क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट है या आपका होम टाउन है वो कई बार पता चल जाता है जब आप जो बोलना है उसमें बातों को इंक्लूड करते हैं। तो इसको ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए कि मैं वैशाली जिले का रहने वाला हूँ, मैं नालंदा जिले का रहने वाला हूँ, मैं छपरा सारण जिले का रहने वाला हूँ, मैं सिवान का हूँ। मैं इस तरह की बातों को मत यूज करिए, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम आप सीधे सीधे जो बोलना है उसमें अगर जाएं तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके कई कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और उसमें आप जानते हैं कि जो बोलना है उसमें, इसको थोड़ा छोटा करें, तो इसमें जो आपको बोलना हो रहा है, ठीक है, तो उस बोलने में जाएं तो एक जो आपका शैक्षणिक एजुकेशनल बैकग्राउंड, शैक्षणिक योग्यता, ये एक पार्ट हुआ आपके जो बोलने जाएंगे कि वहाँ से मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया है, इस यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन में मेरे ये सब्जेक्ट हैं। आप इस बात को, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप उसकी भी चर्चा कर सकते हैं। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या कोई अदर माने कोई मिसलेनियस एजुकेशनल अगर आपका है, बीएड आपने किया हुआ है तो आप उसको बोल सकते हैं। नेट जेआरएफ है उसको बोल सकते हैं, ग्रेजुएशन बोल सकते हैं, बीएड बोल सकते हैं, नेट जेआरएफ बोल सकते हैं, पीएचडी कर रहे हैं वो बोल सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है वो बोल सकते हैं, या आप चाहें तो एलएलबी वगैरह कहीं कुछ अगर कर रहे हैं, लॉ का कोई डिग्री, एमबीए कुछ भी, तो ये सब बातें यहाँ पर बोल सकते हैं आप। शैक्षणिक योग्यता वाले में मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से किया, उसके बाद मैंने ये डिग्री। कई बार आप अपना जो हाई स्कूल बोलते हैं, मिडिल स्कूल बोलते हैं, प्राथमिक विद्यालय बोलने लगते हैं, इसका कोई औचित्य नहीं होता है। हाँ, एक केस मैंने जरूर देखा कि एक कैंडिडेट थे जिनका कि जिस स्कूल से पढ़े थे, रामधारी सिंह दिनकर उस स्कूल के प्रिंसिपल रहे हुए थे। तो आप चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं शैक्षणिक योग्यता में कि वहाँ से मैंने इस स्कूल से किया जिस स्कूल के रामधारी सिंह दिनकर जी जिस स्कूल के प्रिंसिपल रहे हुए थे। तो ये एक इंट्रोडक्टरी, अब वहाँ पे निश्चित रूप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक पार्ट आपका शैक्षणिक योग्यता वाला है जो आप बोलेंगे। आप दूसरी बात, चूंकि आपके बोलने से ही नहीं तो उनको पूछना पड़ेगा, आप अपना ऑप्शनल बोल सकते हैं कि आपका ऑप्शनल क्या है। बोलेंगे आप अपने इंट्रोडक्शन में कि मेरा वहाँ से बीपीएससी मुख्य परीक्षा में मेरा ऑप्शनल ये है, मेरा वैकल्पिक विषय ये है। ये दूसरा पार्ट है जो कि आप उसमें बोलेंगे। तीसरा आप उसमें बोल देंगे, थर्ड पार्ट, कि प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, वर्तमान में आपका रोजगार क्या है, क्या करते हैं आप, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट है और ये बोलना जरूरी है। जो फुल टाइम इंगेजमेंट है, जिनका कहीं कोई बैंक में काम करते हैं, नियोजित शिक्षक हैं, एयरफोर्स में काम करते हैं, आर्मी में सिविल का कोई पोस्ट अगर करते हैं, बीपीएससी में ही पहले से सिलेक्टेड हैं जहाँ भी हैं, तो या अगर आप इस तरह का कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट है, तो वो भी, जैसे कि हम लोगों ने कई बार अलग अलग तरीके से होता है। मान लीजिए अगर गाँव में बिहार में ही कहीं रहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि भाई मैं खेती में अपने पिताजी को मदद करता हूँ, उसके साथ तैयारी करता हूँ। मान लीजिए मेरा कोई मेडिकल का शॉप है, मैं उसमें अपने भाई के साथ काम करता हूँ, अब उसमें मैं वहाँ पे खड़े होता हूँ, कभी अगर ज़रूरत पड़ा तो वहाँ पे ट्रेंड स्टाफ हैं और बाकी सारी बातें, तो उस रूप में बोल सकते हैं। किताब के दुकान, मेरे भाई का किताब का दुकान है, मैं वहाँ पे टाइम देता हूँ अपने भाई के साथ या पिताजी के साथ, ये बोल सकते हैं। या दूसरा है कि कहीं पे कई बार पटना वगैरह की बात करें तो पटना में बहुत सारे, चाहे पटना बिहार के सारे जिलों में आप देखेंगे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, खूब कोचिंग इंस्टीट्यूट है, नोन है, और उसमें आपके जैसे लोग ही पढ़ा रहे हैं जो कि बीपीएससी का इवन इंटरव्यू दे रहे हैं। इसका मतलब है कि वो नॉलेजेबल पर्सन हैं और वो अपने से बीपीएससी से नीचे के एग्जाम को वो गाइड कर सकते हैं। वो तो आप जैसे मान लीजिए किसी एसएससी का, बैंक पीओ का, एसएससी में या कांस्टेबल का या कोई इस तरह के जो भी एग्जाम होते हैं, उस तरह के बच्चों को आप कभी मैथ रीजनिंग पढ़ाते हैं, जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है या जो आपका ऑप्शनल है, उसी का एक्सटेंशन अगर वहाँ बोल देंगे तो आपका एक तीसरा फ्रंट नहीं खुलेगा, चौथा फ्रंट नहीं खुलेगा। एक तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट निकल के आ ही जा रहा है, ज्योग्राफी आ गया, बीटेक आ गया, या कॉमर्स का आ गया, इकोनॉमिक्स का आ गया, जो भी आ गया, एक तो यहाँ आ गया जहाँ से बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा आपका ऑप्शनल है वहाँ से भी। अब तीसरा, अगर आप कहीं पार्ट टाइम पढ़ाते हैं टीचर के रूप में या किसी कंटेंट डेवलपमेंट का काम करते हैं किसी पब्लिकेशन में, ठीक है, तो ये बातें अगर आप दे देते हैं तो वो अगर तीसरे तरह का सब्जेक्ट अगर हो गया तो फिर आपने 3 दरवाजा खोल लिया अपने लिए।
फिर क्या 3 तरह के चैलेंजेस आपने अपने लिए इमो बोर्ड के सामने रख दिया कि वो तीनों एरिया से आपसे वो क्वेश्चन पूछे, तो आपने अपने आप को और ज़्यादा फैला लिया। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि इसमें एम्प्लॉयमेंट में जो पार्ट टाइम, जो कहीं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, वो यहाँ पर अपना इंगेजमेंट कहीं कुछ दिखा सकते हैं। जो लड़कियाँ हैं उनके द्वारा भी दिखाया जा सकता है कि मान लीजिए कहीं कोई टीचिंग का भी कहीं कोई जॉब करते हैं अपने गाँव में ही। मैं चूँकि जानता हूँ कि कई लड़कियाँ हैं जो गाँव में पता चला कि भाई टैलेंटेड, आप तो मेंस पास किए हुए हैं तो टैलेंटेड हैं, आपके टैलेंट पे किसी को क्वेश्चन नहीं है। आप अपने आसपास की जो बच्चियां होती हैं उनको 100 रुपया मंथली आप लेती हैं, उनको सबको पढ़ाती हैं, ठीक है। तो वो इसमें कोई गलत नहीं होता है। ट्यूशन जिसको बोलते हैं, और बिहार में ट्यूशन पर खर्च करने वाला बिहार जो बड़े राज्य हैं उन बड़े राज्यों में सबसे आगे है। सबसे ज़्यादा ट्यूशन पे खर्च करने वाले राज्यों में बिहार एक है। कि बिहार के बारे में कहा जाता है कि लोग अपने कपड़े पर और घूमने पर या जो लाइफ इंजॉय करने पर कम खर्च करते हैं, और बस्ते पर, किताब कॉपी पर और पढ़ाई पर ज़्यादा खर्च करते हैं। जो पेरेंट्स की बात करूँ तो क्या हुआ, जैसे पंजाब हरियाणा में पंजाब वगैरह में जाएंगे, गुजरात में जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, लाइफ इंजॉय करने पर ज़्यादा खर्च करते हैं, और बच्चों के पढ़ाई और उस पर कम खर्च होता है। लेकिन बिहार में जाएंगे तो लोग क्या करते हैं, भाई घूमने पर, कपड़ा लत्ता पर कम खर्च करते हैं और पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। और इस कारण से बिहार के लोग जो भी हायर एजुकेशन है उसमें काफ़ी अच्छा भी करते हैं, ये आप खुद भी जानते हैं। तो ये रोजगार वाला एक पक्ष बोलेंगे। और एक चौथा पक्ष जो यहाँ पे आप बोलेंगे अपने इंट्रोडक्शन में, अपना हॉबी आप जरूर बोलेंगे कि मैं वहाँ से मैं खाली समय में जब भी मुझे खाली समय मिलता है तो मैं, अब ये है कि आपको देखना पड़ता है कि हॉबी में आप हॉबी हो कि हॉबीज हो। एक हॉबी की एक से ज़्यादा हॉबी, तो उसमें आता है कि भाई अगर हमारा ऑप्शनल और शैक्षणिक, इस पे हमारा थोड़ा वीकनेस, कमज़ोर हूँ मैं। अगर मान लीजिए मैं बहुत दिन हो गया, ये शैक्षणिक वाला एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है उसका सब्जेक्ट पे बहुत दिन हो गया छुटे हुए, उसमें आप कमांड नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, हॉबी थोड़ा सा यूनिक बना देंगे जिससे कि बोर्ड 2-4 मिनट वहाँ पे रुके। अगर आपका यहाँ बहुत अच्छा है, ऑप्शनल की तैयारी भी बहुत अच्छी है, तो हॉबी को थोड़ा सा डल टाइप का हॉबी बना देंगे जहाँ पे बोर्ड के रुकने के लिए जगह ना रहे, बोर्ड कम क्वेश्चन पूछ सके। तो ये हॉबी रखने में भी आप ध्यान रखिए। हॉबी तो नेचुरली जनरली कम लोग ही प्रैक्टिस कर रहे हैं आज के डेट में, या प्रैक्टिस कर भी रहे हैं तो उनको पता नहीं है कि मैं क्या प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, एक थोड़े से स्ट्रैटेजिकली यहाँ पर चलना होगा कि यहाँ अगर अच्छे हैं तो हॉबी कमज़ोर रखिए, और यहाँ अगर कमज़ोर हैं तो हॉबी थोड़ा कुछ यूनिक हॉबी कर दीजिए और उस हॉबी की तैयारी कर लीजिए अच्छे से, जिससे कि बोर्ड उस पर 2-4 मिनट रुके और वहाँ पे आपके पास आपका जो 15-17 मिनट का जो इंटरव्यू चलना है उस इंटरव्यू का एक कुछ टाइम हॉबी पर रहे और आप अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो ये बात है। तो ये आपका जो बोलना है उसमें ये 4 बातें तो जरूर रहेंगी। ठीक है, और 4 बातों में कौन कौन सा, एक एजुकेशनल, वहाँ से मैं यहीं से इंटरव्यू शुरू ही होता है कि वहाँ से मैंने इस प्राइमरी स्कूल से, इस मिडिल स्कूल से, इस हाई स्कूल से, इसका कोई औचित्य नहीं है जब तक कि कोई यूनिक बात वहाँ ना हो। तो अदरवाइज जाएंगे तो फिर आप ये ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को बोल लीजिए और फिर आगे की जितनी बातें हैं आप उसको बोल लीजिए। उसमें ये केवल ग्रेजुएशन की है तो वो बोल दीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन हमने बातें बताई इसमें कि जो आप बोलेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, प्रेजेंटिंग एम्प्लॉयमेंट, वहाँ से जब भी खाली रहता हूँ तो मैं ये अपनी रुचि को इंजॉय करता हूँ, उस हॉबी को प्रैक्टिस करता हूँ, ये बात आप उसमें बोल जाएंगे। तो एक क्वेश्चन ये हमारे जो हमसे बार बार, और आज भी शाम को जब जूम मीटिंग हम लोग करेंगे तो हमसे कई बार लोग पूछते हैं, तो मैंने एक ही जगह पे सबके लिए, जितने लोग शाम को जुड़ने वाले हैं, जो पहले से जुड़ करके जिनका क्वेश्चन खत्म हो चुका था, ठीक है, तो वो सारे लोग, चूंकि मैंने ये भी देखा कि जो एक दिन जुड़ जाता है उसके सारे क्वेश्चन हैंडल अगर हो जाते हैं तो फिर वो दूसरे दिन नहीं जुड़ता है। कई लोगों के साथ ऐसा है, जो दूसरे दिन जुड़ता है वो तीसरे दिन नहीं जुड़ता है। तो जो लोग शाम को जुड़ेंगे या जो पहले जुड़ चुके हैं, सबके लिए एक क्वेश्चन का ये रिप्लाई मेरे अनुसार होगा और ये कॉम्पैक्ट होना चाहिए, और उसमें आप निश्चित रूप से वो बात को इंक्लूड करेंगे, थोड़ा जोड़ दे करके बोल दीजिए, इंटरेस्ट के साथ, फीलिंग के साथ बोल दीजिए, जहाँ पे आप बोर्ड को अपने पास अपने लिए अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बोर्ड को जहाँ पे आप चाहते हैं कि बोर्ड आपके उस एरिया पर जा करके जाए। और बीपीएससी में इंट्रोडक्टरी ये क्वेश्चन कंपलसरी है, पूछा ही जाएगा, और आप जो बताएंगे यहीं से उनका आपका इंटरव्यू की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारी ओर से ये था। एक जो दूसरा क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन है, जो कॉमन क्वेश्चन जो सब लोग पूछ रहे हैं, और कई बार लोग दुखी हो जाते हैं, बोलते हैं कि सर आप मेरा क्वेश्चन आपने नहीं लिया। क्योंकि कल क्या हुआ कि हमने कहा कि भाई जो भी, चूँकि जब लाइव हम लोग रहते हैं तो उसमें सब लोग लगते हैं क्वेश्चन पूछने, तो जो सबसे जोर से बोलता है
कई लोग जोर से बोलते हैं तो उनका हाईलाइट हो जाता है, बाकी जो लड़कियां होती हैं वो थोड़े धीरे बोलती हैं तो उनका दब जाता है। तो जितना वो 1.5 घंटे में हम क्वेश्चन ले पाते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन छूट जाता है। तो हमने कल क्या किया कि जैसे कहा कि भाई व्हाट्सएप ग्रुप पे सारा क्वेश्चन भेज दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे सारा क्वेश्चन लोग भेजे, लेकिन पहले ही ग्रुप के आधे में ही 1.5 घंटा खत्म हो गया और फिर हम आगे नहीं बढ़ पाए। तो आज मैं देखता हूँ इस वीडियो के बाद मैं बैठूंगा, बैठ करके सारे जितने सभी चारों ग्रुप में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सबका ऑडियो रिकॉर्ड करके मैं आपका रिप्लाई भेजता हूँ, आज ही भेज दूंगा। कल जितने क्वेश्चन आए हैं सबका आज शाम तक हम रिप्लाई भेज देंगे, ऑडियो रिकॉर्ड क्वेश्चन को सेलेक्ट करके साथ ही साथ उस क्वेश्चन के साथ ही ऑडियो, फिर दूसरा क्वेश्चन उसके साथ ऑडियो, मैं उसका सबका रिप्लाई कर दूंगा। जो इंटरव्यू आंसर होगा, मुख्य बल यहाँ पे क्वेश्चन का है, इंटरव्यू आंसर, और उसके बाद फिर दोबारा जो मीटिंग करेंगे वहाँ से जो क्वेश्चन आप देंगे फिर उसका रिप्लाई करेंगे। तो इस तरह से 1-to-1 चलते हैं अभी हम लोग कुछ दिन, चूँकि बाकी क्लासेज सारे अवेलेबल हैं, जिसको भी क्लास देखने का मन करे तो सब लोगों का क्लास उपलब्ध है। अशोक सर का उपलब्ध है, मणिकांत सर का उपलब्ध है, रमेश सर का जो टाटा मैग्रो हिल का इंडियन इकोनॉमी की किताब जो आप पढ़ते हैं उनका क्लास 2-2 क्लास उनका अवेलेबल है। आलोक रंजन सर जोग्राफी वाले हैं, उनका 2-2 क्लास अवेलेबल है, ठीक है। कुमार गौरव सर हैं, उनका उपलब्ध है। राजेश मिश्रा सर हैं, अभय जी हैं, अतुल लोहिया सर हैं, ठीक है। धर्मेंद्र सर पतंजलि वाले हैं, धर्मेंद्र सर सोशियोलॉजी वाले हैं, संजीव श्रीवास्तव जी हैं, सब मैंने कई सारे क्लासेस की भरमार है। कुछ क्लास हो सकता है छूट भी गया हो, ऑप्शनल में अलग सारे ऑप्शनल वाइज, जैसे नरेश वैद सर ने एंथ्रोपोलॉजी का क्लास लिया हुआ है, ठीक है। उस तरह से जो सब्जेक्ट वाइज जाएंगे, धर्मेंद्र जी सोशियोलॉजी वाले हैं, उन्होंने सोशियोलॉजी का क्लास लिया हुआ है। फिलॉसफी वाले टॉपिक को धर्मेंद्र सर पतंजलि वाले उसको देख रहे हैं, हिस्ट्री वाले को नलिन जी हैं और आलोक जी हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे ऑफिशियल्स भी उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं। जो पब्लिक एड वाले हैं उसको अभय जी और अतुल लोहिया सर उसको देख रहे हैं। तो ये सब लोग सारे लोग अपने अपने सब्जेक्ट वाइज भी अपने यहाँ आस्था है इसमें। ये बात हमने इस बार नया एक्सपेरिमेंट किया था कि एक तो कॉमन ग्रुप रहेगा और दूसरा सब्जेक्ट वाइज ग्रुप रहेगा, और सब्जेक्ट वाइज जो ग्रुप है उसमें 2-2, 3-3 ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनका वो विषय रहा है, और फिर 2-2, 3-3 उसमें टीचर्स हैं या जो लीडिंग टीचर्स हैं। वही पॉलिटिकल साइंस वाले ग्रुप को आप जानते हैं कि राजेश मिश्रा सर उसको देखते हैं, और वो उसमें कम से कम 100 अपना आपके द्वारा पूछे गए 100 प्रश्नों का ऑडियो रिकॉर्ड उन्होंने डाला हुआ है, ठीक है, 100 से। उसके बाद भी कुछ लोग बोलते हैं कि सर का क्लास एक क्लास हो जाता तो राजेश सर उसको देखते रहते हैं उस ग्रुप में जो आपने रिक्वेस्ट डाला हुआ है, और खुद भी उन्होंने बोला है कि वो क्लास ले लेंगे, अभी डेट आने दीजिए, पॉलिटिकल साइंस का वो क्लास ले लेंगे। तो अपना इस तरीके से ऑप्शनल वाइज जो हम लोग कर रहे हैं वो सारी चीज़ें चल रही हैं। अपने से भी कोशिश करिए, आप भी बिल्कुल अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, सब सीनियर हैं, अब यहाँ से निकलने के बाद सीधे अधिकारी बनेंगे। सब कुछ हमारे जैसे नहीं कहा जाता है 4P मॉडल, एक होता है पब्लिक, प्राइवेट, पार्टिसिपेशन। अब जो नया मॉडल आया है उसमें क्या है 4P, पब्लिक, प्राइवेट, पीपल, पार्टिसिपेशन। भाई इंटरव्यू वाले लोग अगर इसमें मैं मेरे जो सारे परम आदरणीय शिक्षक हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, जो अधिकारी हैं, जो अपनी आस्था इसके साथ जुड़ करके आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे लोग, तो मैं और ये जो सहयोगी लोग हैं, ठीक है, आपके उद्देश्य को सफल बनाने में। और तीसरा आप, अगर हम लोग दोनों के साथ अगर आपकी भागीदारी इसमें हो जाए, आपके पास जो अभी अपना इंटरव्यू का कंटेंट है, जो भी टॉपिक वाइज कोई क्वेश्चन आए रहे, तो आप उसको ग्रुप में शेयर करके आपस में डिस्कस करिए, और ये पॉजिटिव हेल्दी डिस्कशन रखिए, और हेल्दी डिस्कशन करके वहाँ से भी एक दूसरे को बेनिफिट पहुँचाने की कोशिश करिए। क्योंकि सफल होने के लिए आपको किसी को छोटा करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को पॉजिटिव, अपने आप को आगे बढ़ाइए। पॉजिटिव माइंड के साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिल जाएगी। आप ये नहीं सोचने की जरूरत है कि मेरे जो तैयारी है वो उसको कोई अगर जान जाएगा तो मेरे साथ दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अलग पर्सनालिटी हैं, ये अलग पर्सनालिटी हैं, एक ही चीज़ को दो लोग दो तरीके से व्यक्त करेंगे। और तो इस तरीके से आपस व्हाट्सएप ग्रुप में आपस में भी एक हेल्दी कंपटीशन, हेल्दी कोऑपरेशन रखिए और एक दूसरे का सहयोग करके। अदरवाइज हम लोग तो अपनी तरफ से जो बन पाता है हम करते हैं, जहाँ भी हमको अवसर मिलता है कि आपके इंटरव्यू के लिए कुछ अच्छा हो सकता है तो वो हम करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन जो इसमें है, जो पूछा जा रहा है, एक आता है कि वाई इन सिविल सर्विसेज, सिविल सेवा में क्यों, माने बीपीएससी में क्यों चयनित होना चाहते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई बीपीएससी में क्या सिलेक्शन का, और इसी से जुड़ा हुआ एक तीसरा, बीपीएससी में चयन के लिए में क्यों चयन, या क्यों चयन, वाई इन बीपीएससी, ये वाला भी पार्ट भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो इसको भी, इसका जवाब ले लेते हैं, यहाँ अलग अलग आंसर इसका आता है। और इसी से जुड़ा है एक तीसरा क्वेश्चन भी है जो कि हमसे पूछा जा रहा है, कंपैरेटिव क्वेश्चन ऑन जॉब टू अनदर जॉब, वन जॉब टू अनदर जॉब, तुलनात्मक प्रश्न उसको बोलेंगे, कंपैरेटिव क्वेश्चन। तुलनात्मक प्रश्न या कंपैरेटिव क्वेश्चन।
मतलब एक जॉब छोड़ करके दूसरे जॉब को, एक सेवा छोड़कर बीपीएससी। अच्छा, बिहार प्रशासन में क्यों, इसको इस तरह से ले लीजिए, बिहार प्रशासन में क्यों? प्रशासन में क्यों? एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक चौथा भी क्वेश्चन ये है कि भाई आपका जो अनुभव है किसी सेवा में रहते हुए, अनुभव का प्रशासन में उपयोग, एक ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है जो पर्टिकुलर, दो क्वेश्चन और है जो आज हम डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन है कि भाई आपने जो आपका सब्जेक्ट है उसका एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, एक तो हुआ कि जो आपका जॉब है उस जॉब एक्सपीरियंस का, जो आपकी सेवा में, जिस सेवा में आप रहे हैं वहाँ का, यहाँ की इस सेवा में क्या लाभ होगा, कैसे आप उसका उपयोग करेंगे, एक क्वेश्चन तो ये आता है। एक दूसरा क्वेश्चन उसमें आता है कि भाई आपने अपने सब्जेक्ट का, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का यहाँ पे क्या उसका बेनिफिट होगा। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका है तो भाई उसका एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आपको कैसे उसका यूज करेंगे, ज्योग्राफी का नॉलेज को कैसे यहाँ यूज करेंगे, सोशियोलॉजी के नॉलेज को कैसे यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है तो उसको कैसे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो कैसे, सिविल इंजीनियरिंग है तो कैसे। एक तो ये वाला क्वेश्चन भी आता है। और दूसरा एक और आता है, एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेंगे, दो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया अभी। एक क्वेश्चन है कि भाई आपने बीटेक जैसे किया हुआ है और आप एलएसडब्ल्यू से आपने मेंस दिया, आपने बीटेक किया हुआ है, आपने सोशियोलॉजी से दिया, आपने हिस्ट्री से था, अभी ज्योग्राफी से दिया, तो ये सब्जेक्ट क्यों आपने चेंज किया, ठीक है। एक ये भी क्वेश्चन आता है, सब्जेक्ट चेंज करने वाली बात भी एक है। तो एक होता है कि भाई आपने अपने सब्जेक्ट के नॉलेज का यहाँ कैसे यूज करेंगे, और दूसरा आता है कि भाई आप अपने सब्जेक्ट क्यों चेंज किया। तो ये दो क्वेश्चन है, इस दो क्वेश्चन को भी यहाँ पर हम लोग नोट करके रख लेते हैं, नहीं तो कहीं भूल गए तो। 4-5 नंबर में क्या होगा, विषय क्यों विषय बदलना, विषय परिवर्तन एक, और छठा हुआ विषयगत ज्ञान का उपयोग, यूज ऑफ नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ज्ञान का उपयोग। तो ये इतने सारे क्वेश्चन हैं जिसका जवाब हम लोग लेंगे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन अगर ले लें, मान लो तो हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, फिर जरूरत होगा तो पीछे ले आएंगे। पहला वाला जो क्वेश्चन है कि भाई बीपीएससी में क्यों, बीएएस में बिहार प्रशासन में क्यों, ये क्वेश्चन प्रशासन में ही क्यों, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, और इसी से दूसरा वाला क्वेश्चन है कि भाई वो जॉब छोड़ के यहाँ क्यों आना चाहते हैं, उसका भी आंसर यहाँ पर यही हो जाएगा। तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उसमें क्यों आना चाहते हैं। तो इसका देखो अलग अलग बड़ा ही एक बात जो सारे विशेषज्ञ बोलते हैं, सारे एक्सपर्ट बोलते हैं, एक होता है कि वहाँ जा कर के कोरम पूरा करना, भाई बोलना है तो बोलने के नाम पर बोल दूं, और दूसरा होता है कि मार्क्स लेने के लिए बोलूं, या उसी कंटेंट को बोलने के दौरान बोर्ड को अपने बारे में कुछ पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए, कुछ सोचने के लिए बाध्य करूं। तो ये ऐसे प्रश्न होते हैं जहां पर आप जो बोलेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, आप इससे जब बोलेंगे इस प्रश्न का कि बिहार प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहते हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहते हैं, तो आपके जो बोलने से वो कुछ आपके बारे में सोचने के लिए बाध्य होंगे। और वो सोचने के लिए बाध्य होने का तरीका हुआ, एक हुआ कि सामान्य बात आपने बोल दिया, भाई मैं सिविल सेवा करना चाहता हूँ, समाज सेवा करना चाहता हूँ, ठीक है, कार्य की विविधताएं यहाँ पर हैं, ये बात आपने बोल दी, ठीक है, चुनौतीपूर्ण कार्य है, चैलेंजिंग टास्क है, इस तरह की सामान्य सी बातें आपने बोल दी, इसलिए आप यहाँ पे आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बात को वो जानते हैं कि आप ऐसा निश्चित रूप से ये इसका पार्ट है, लेकिन वो ये जानते हैं कि आप एक बेरोजगार भी हैं, ठीक है। अगर जो अनएम्प्लॉयड की बात करूं तो वो ये जानते हैं कि कई बार आप अगर छोटे जॉब में हैं तो बेहतर सैलरी के लिए यहाँ आ रहे हैं, वो ये जानते हैं। कई बार वो ये भी जानते हैं कि आप अधिक सैलरी पाते हैं और कम सैलरी वाले में आना चाहते हैं, आप रिश्वत यहाँ पे मिलता है, सरकारी नौकरियों में रिश्वत, ये जो प्रशासनिक सेवा में रिश्वत वाली बात है उसमें ये भी आपका उद्देश्य एक हो सकता है। ये सब बातें वो जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ है कि सामान्य बात बोल करके इस क्वेश्चन को
ऐसे तैसे ही जाया होने दें, उससे अच्छा है कि कुछ ऐसी बातें बोलूं जिससे मेरे पर्सनालिटी के बारे में बोर्ड को एक जो अधिकारी, एक जो ब्यूरोक्रेट में जो फीचर होनी चाहिए, वो इससे कंक्लूजन निकालने में उनको मदद मिल जाए। भाई बोर्ड को एक ब्यूरोक्रेट में जाएंगे तो क्या होनी चाहिए, कौन कौन से फीचर होनी चाहिए? एक तो ईमानदारी वाली बातें होनी चाहिए, ऑनेस्टी तो होनी चाहिए। ऑनेस्टी उनमें कहा, ऑनेस्टी को कहा जाए कि एक तरह से इंटीग्रिटी वाली भी बातें हैं, ऑनेस्टी वाली भी बातें हैं, ठीक है। आपका जो हार्ड वर्किंग जो एटीट्यूड है वो भी उसमें होनी चाहिए, इस तरह की बातें। और रियलिटी, वास्तविकता में विश्वास, इस तरह की कुछ बातें आपके जो पर्सनालिटी में एक अधिकारी में होनी चाहिए, वो चीज़ें उस तरह का कंक्लूजन वो निकाल दें। लीडरशिप क्वालिटी या जो कुछ भी जैसे कहा जाता है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग इसको अच्छे से बताते हैं, ठीक है। तो वो ये सारी बातें तो आपके इस एक सामान्य क्वेश्चन का आंसर देने से, ठीक है, ये भी एक तरह से कहा जाए लीडिंग क्वेश्चन हो गया। और लीडिंग क्वेश्चन में जैसे ही इंट्रोडक्शन के बाद आगे बढ़ता है तो दूसरा क्वेश्चन यही हो जाता है कि भाई सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, प्रशासनिक सेवा बिहार में क्यों आना चाहते हैं, प्रशासनिक सेवा में, तो एक बात हो जाती है। और उसमें आता है कि इसका वो दोनों क्वेश्चन का अगर जवाब ले लूँ मैं कि भाई कोई पर्टिकुलर, भाई एमएनसीज को छोड़ के आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं, किसी सरकारी नौकरी से छोड़ के यहाँ क्यों आना चाहते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन प्लस क्यों आना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं उसका आंसर भी, और किसी नौकरी को छोड़ करके यहाँ क्यों आना चाहते हैं, दोनों के क्वेश्चन का एक ही जवाब में आएंगे। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये आ जाती है कि एक इसमें आता है, ये तो है कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, चुनौतीपूर्ण चैलेंजिंग टास्क है। दूसरी बात है डाइवर्सिटीज इन वर्क है, कार्य विविधता। डाइवर्सिटीज इन वर्क, क्योंकि वहां से मैं जहां हूं, मैं एक टीचर के रूप में हूं, तो वहां पे मुझे पूरे थ्रू आउट जीवन मुझे टीचिंग का ही काम करना होगा। एक सिलेबस जो मुझे असाइंड है वो सिलेबस ही मुझे पढ़ाना होगा। बच्चे बदलते रहेंगे, मेरा सिलेबस कभी नहीं बदलेगा, मेरा सिलेबस वही रहेगा, ठीक है, मेरा स्टैंडर्ड वही रहेगा। ना तो मैं उसमें ज़्यादा जोड़ सकती हूँ, ना तो ज़्यादा जोड़ सकता हूँ, ना तो ज़्यादा उसमें से घटा सकता हूँ। वो सिलेबस के अनुसार फिक्स क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के अनुसार मुझे काम करना पड़ेगा। अगर मैं चाहूँ एक शिक्षक के अलावा कुछ और करने के लिए, मैं जन वितरण पाली में देखना चाहूँ, मेरा कोई वहाँ रोल नहीं है। मैं मान लीजिए ओल्ड एज के जो लोग हैं उनके बारे में कुछ अगर करना चाहूँ तो ना उसके उस दायरे में मेरा कोई रोल नहीं है, ठीक है। मैं जो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उसमें कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहूँ, एक टीचर के रूप में कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहूँ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे पास विकल्प नहीं है। वो नॉर्म्स, सरकारी नियमों के अनुसार ही मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन वही अगर यहाँ जा रहा हूँ तो इसमें क्या है, एक तो ये चैलेंजिंग टास्क है। चैलेंजिंग टास्क मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए वहाँ से मैं जहाँ पे हूँ बिहार में बाढ़ और सूखे की समस्या रहती है, इसके अलावा अदर चैलेंजेस भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी रहते हैं। बाढ़, फ्लड की बात तो अभी चूंकि फ्लड का सिचुएशन है, ठीक है, ये डिजास्टर वाला आपदा की स्थिति बिहार में बनी ही रहती है, अक्सर बनी रहती है, तो उसमें जाएंगे तो इस सिचुएशन में कहीं पे मान लीजिए गंडक नदी का बांध टूट गया, पता चला कि बांध टूट गया, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब वहाँ पे मैं जिस क्षेत्र में हूँ उस क्षेत्र में मेरे ऊपर पूरे करीब 10 लाख लोगों का अगर अनुमंडल है तो उस 10 लाख लोगों के सब डिवीजन की जो भी समस्याएं होंगी उन सभी समस्याओं को हल करने का ये चैलेंज, मुझे लगता है कि मैं इस चैलेंज को फेस करने, ये इस चुनौतीपूर्ण कार्य में मुझे अच्छा लगेगा। इस चैलेंज को फेस करने में, इस सेवा में आने से इस तरह के चैलेंजेस मुझे मिलेंगे और उस चैलेंज को मैं फेस करके मुझे अच्छा लगेगा। तो एक तो ये चैलेंजिंग एग्जाम्पल में आ सकता है, जैसे फ्लड के दौरान मान लीजिए कहीं बांध टूट जाता है, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को के लिए, ठीक है, मुझे काम करने का मौका मिलेगा। दूसरा है डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफाइड का मतलब ये होता है कि आप बीएएस में नियुक्त होते हैं तो बीएएस में बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाते हैं तो आपकी प्रारंभिक नियुक्ति पता चला कि कभी बीडीओ के रूप में हो रहा है, कभी सीओ के रूप में हो रहा है। बीडीओ का कार्य दायरा अलग है, सीओ का कार्य दायरा अलग है। फिर आप कभी पता चला कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देख रहे हैं, कभी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसको देख रहे हैं, फिर आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कभी देख रहे हैं, इस तरह के कभी डिजास्टर मैनेजमेंट का अधिकारी आपको बना दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आप ऊपर जाते हैं, कभी डीएम के रूप में प्रमोशन पाते हैं। तो पूरे जिले के हर जिले के सारे चैलेंजेस आपको फेस करना होता है। वहाँ से आप कभी मान लीजिए आप स्टेट लेवल पे जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें कभी सेक्रेटरी लेवल पे जाते हैं, तो वहाँ पे तो आपको इस क्षेत्र में आने से शुरू से एक छोटे एक ब्लॉक लेवल पे बीडीओ सीओ का काम करने से लेकर के और पता चला कि सेक्रेटरी लेवल पे आपको कार्य दायरा यहाँ पे काफ़ी व्यापक कार्य दायरा है, ठीक है। जबकि अन्य डिपार्टमेंट में, मैं बैंक में हूँ तो बैंक से रिलेटेड ही
मैं मान लीजिए अगर मेरीन इंजीनियर हूँ तो उसी उसी से रिलेटेड काम कर सकता हूँ, एयरफोर्स में हूँ तो उसी से रिलेटेड काम कर सकता हूँ, और थ्रू आउट लाइफ मुझे वही काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बिहार प्रशासनिक सेवा में अगर हूँ तो मुझे एक ब्लॉक के लेवल से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, जन वितरण प्रणाली की जन वितरण प्रणाली से लेकर के, वेलफेयर स्कीम से लेकर के, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से लेकर के, इंडस्ट्रियल प्रमोशन से लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने से लेकर के, कार्य का दायरा इसमें विविधतापूर्ण है। ये कार्य की विविधता है, डाइवर्सिटी इन वर्क है। तीसरा होता है, थर्ड पार्ट है कि ये इसमें एक प्रतिष्ठा है, ठीक है। सिविल सेवा की एक प्रतिष्ठा है हमारे समाज में, हमारे बिहारी समाज में सिविल सेवक की एक प्रतिष्ठा भी है। विशेषकर ऐसे सिविल सेवक जो परिश्रमी हैं, जो मेहनती हैं, जनता के लिए हमेशा उपलब्ध हैं, और प्लस वो ईमानदार अगर हैं तो जनता के बीच में उसकी प्रतिष्ठा भी है। तो महाशय में यह एक ऐसा काम है जहाँ पे मैं मेहनत करके बड़े क्षेत्र की जनता का, जो लार्ज स्केल, जो पुअर पीपल हैं, गरीब हैं, या इवन जो मैं ऊपर के लोगों से लेकर के, मैं अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में ऊपर के लोगों से लेकर के नीचे के लोगों से लेकर के जिन जनता से मैं सबसे प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता हूं, तो ये इस तरह से एक प्रतिष्ठा प्राप्त करने का भी एक जरिया है, ठीक है। इसमें अन्य सेवा में अगर हूं तो मैं एक छोटे दायरे से ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता हूं। यहाँ मैं बड़े दायरे में अपनी क्षमता का उपयोग करके, अपने परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी का उपयोग करके बड़े दायरे से मैं रिस्पेक्टेबिलिटी, आई कैन अर्न रिस्पेक्टेबिलिटी, आई कैन गेन रिस्पेक्टेबिलिटी, ठीक है, फ्रॉम लार्ज पार्ट ऑफ सोसाइटी, या लार्ज ऑन लार्ज स्केल, ठीक है। तो ये वाला एक भी पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं तो निश्चित रूप से इसमें आपको एक, जो अगर बेरोजगार हैं तो निश्चित रूप से इससे आपको एक रोजगार प्राप्त होता है, और उस रोजगार से, एम्प्लॉयमेंट से आपकी वित्तीय, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको प्राप्त होता है अगर आप बेरोजगार हैं तो। अगर आप कम सैलरी वाले हैं तो ऊपर के सैलरी में आपको बेहतर वेतन प्राप्त होगा, और बेहतर वेतन प्राप्त होने से बेटर सैलरी आप प्राप्त करेंगे। आपका कम से कम फाइनेंशियल जो चैलेंजेज हैं वो फाइनेंशियल चैलेंजेज खत्म हो जाएंगे। अभी के टाइम पे एक नियोजित शिक्षक के रूप में आपके साथ जो फाइनेंशियल चैलेंजेज हैं वो फाइनेंशियल चैलेंजेज आपके हट जाएंगे, ठीक है। अभी जो आपका जॉब है वो परमानेंट जॉब नहीं है, यहाँ पे आने पे जो आपकी सेवा है वो परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। यहाँ आने से आपको आपकी सेवा स्थायी हो जाएंगी। तो एक तो ये भी बात है, बेरोजगार हैं तो रोजगार मिल जाएगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाएंगी, और इस तरह से फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलने से आप जो अन्य कार्य हैं, जो पद से जुड़े हुए जो अन्य कार्य हैं, उसको ज़्यादा अच्छे से समाज के प्रति ज़्यादा समर्पित होकर के आप काम कर सकते हैं। एक इसी में आता है कि आपके, एक कहा जाता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एक होता है ना कि हर आदमी को अपने पसंद के क्षेत्र में, वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो उसको बहुत माना जाता है इस बात को, माने अपने वो क्या करते हैं कि पिताजी चाहते हैं कि इंजीनियर बने, पिताजी चाहते हैं कि डॉक्टर बने, पिताजी चाहते हैं। और पता चला कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत का एग्जाम्पल लीजिए, जैसा बिहारी समाज होता है, बिहारी समाज में हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा अगर इंटेलिजेंट है तो वो इंजीनियर बने, वो डॉक्टर बने। और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आप जानते हैं कि वो इंटेलिजेंट थे, तो उनके पिताजी भी ये चाहते थे, और उन्होंने फिर एडमिशन भी लिया। अब जैसा कि जानकारी है 3 साल पढ़ा भी उन्होंने, लेकिन चूंकि उनका वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट बॉलीवुड में जाना था, एक्टिंग करना उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट था। तो फिर वो इन चीज़ों, तीसरे साल में, सोचो थर्ड ईयर में उन्होंने उसको 3 साल कंप्लीट करके उन्होंने छोड़ दिया, और वो डिग्री प्राप्त नहीं किए। डिग्री लेने के बदले वो वहाँ चले गए और जा करके अपने आप को बॉलीवुड में, तो वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे या अपर सोसाइटी में जाते हैं तो वो अपने इंटरेस्ट को, कई बार आप सुनते हैं कि जैसे कई IITians हैं, तो IITians हैं, पता चला कि वो चाहे 3 इडियट्स पिक्चर है तो उसमें भी जाके देखो, 3 इडियट्स पिक्चर में ये मैसेज आमिर खान के द्वारा ये मैसेज दिया गया है कि भाई बच्चे को वो करने दिया जाए जो उसकी पसंद है, बच्चे को वो नहीं कर, उसके पसंद से अलग। तो आप ये बोल सकते हो कि भाई मेरा ये पसंद का क्षेत्र है, इट्स एरिया ऑफ माई इंटरेस्ट। मासा यहाँ आकर के मैं बड़े दायरे के लोगों के, जो गरीब, फीलिंग के साथ, फिर वही बात है कि कुछ बात फीलिंग के साथ कही जाती है, कुछ बात केवल कहने के लिए कही जाती है। तो यहाँ पे फीलिंग के साथ बोलेंगे कि वहाँ से ये मेरे पसंद का क्षेत्र है, मैं यहाँ पे इस पद पे चयनित होकर के मैं लाखों लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकता हूँ, सरकारी योजनाओं को मैं अच्छे से क्रियान्वित करके लाखों लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकता हूँ। ये बात फीलिंग के साथ आपको बोलनी पड़ेगी, और फीलिंग, और होना भी चाहिए फीलिंग के साथ। आप उस तरह के पद पे जा रहे हैं तो आप जा करके अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करने के बदले आप 5 लाख लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, और उनके मुस्कुराहट से फिर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, और ये बात बोर्ड में आपको फीलिंग के साथ बोलनी पड़ेंगी। तो इस तरह से कुछ बातें हैं कि भाई आप, कुछ होते हैं पद हैं जो कि आप इसमें जब सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहते हैं, तो इस तरह की बातों को आप चाहें तो अपना क्रम आप सजा लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के सिविल से बिहार प्रशासनिक सेवा में आने का आपका उद्देश्य है कि यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। कार्य विविधताएं चुनौतीपूर्ण कैसे हैं, तो जैसे बाढ़ है, बाढ़ में बांध टूट गया, लाखों लोग आपके ऊपर अब निर्भर हैं,
आपके सक्रियता पर निर्भर है। ठीक है, तो अब मुझे वहाँ से इस तरह के चैलेंजेस को फेस करने में अच्छा लगता है। मैं एक आइडियल अधिकारी बन सकता हूँ, अपने आप को साबित कर सकता हूँ बिहार प्रशासनिक सेवा में। कार्य विविधता है, जैसे कि ब्लॉक लेवल से लेकर के और आप सचिवालय स्तर तक आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत तरह के काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें है। उसके अलावा जाएंगे तो प्रतिष्ठा है, आप अपनी ईमानदारी से, परिश्रम से, मेहनत से आप समाज के बड़े दायरे से प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। आप उसको प्रतिष्ठा तक ही रहने दीजिए, ज़्यादा अननेसेसरी खोलने की आवश्यकता नहीं है। फिर आता है रोजगार, इससे आपकी बेरोजगारी दूर होगी। अगर रोजगार में हैं तो इससे, अगर अब सैलरी कम है तो इससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपका बढ़ेगा, एक बात। फिर आता है पसंद का क्षेत्र है। कई से मैंने ऐसे भी लोगों को पाया है जिनकी सैलरी जिस सेवा में आ रहे हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा में आ रहे हैं, उससे ज़्यादा उनको सैलरी मिलती है। अब वो यहाँ क्यों आना चाहते हैं? तो उसका जवाब ये आता है, इसी में आप इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ है इसके जगह पे, कि वहाँ से मैंने पैसा तो बहुत कमाया, अब पैसा मेरे लिए मुख्य मुद्दा नहीं है। मनी इज नो, मनी हैविंग, ठीक है, नो मैटर फॉर मी नाउ, आई हैव अर्न ह्यूज मनी, ठीक है, एज एन एम्प्लॉई ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज और एज एन एम्प्लॉई इन मेरीन इंडस्ट्रीज। मैंने मेरीन जो उद्योग है उसमें काम करके मैंने खूब पैसा कमाया, पैसे की वहाँ से समस्या नहीं है। अब मेरी मुख्य प्राथमिकता है कि मैं अपनी माटी की सेवा करूँ, मिट्टी। और ये बात फिर वही बात है, ये बात फीलिंग के साथ, क्योंकि ये एक इसका कार्य दायरा अत्यंत व्यापक है, विविध चैलेंजिंग टास्क है, और मैं अपनी एनर्जी का यूज करके, अपने एक्सपीरियंस का यूज करके अगर अपनी मिट्टी के लिए कुछ कर पाया, अपने लोगों के लिए कुछ कर पाया, तो मैं अपने जीवन को सफल मानूंगा। पैसा तो मैंने कमा लिया, वहाँ से पैसा मैटर नहीं करता है। ठीक है, और इसके उस बात को ध्यान में रख के ही मैंने यहाँ पर ये, अब वो कितना भी इंसिस्ट करते हैं, कई बार, एक बार ऐसा भी हुआ पिछले 56-60-62 में ऐसा हुआ था कि 1,45,000 सैलरी था सेंट्रल गवर्नमेंट में ही, और वो बिहार जा रहे थे। बोर्ड वो कन्विंस करते रह गए, लेकिन उन्होंने बोर्ड वाले माने नहीं, नहीं नहीं नहीं, आप जहाँ हैं वहाँ पे आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बिहार का प्रतिनिधित्व वहाँ पे आप अच्छे से करिए, आपको बिहार में आने की आवश्यकता नहीं है। और 40-45 नंबर उन्होंने दे दिया, 45 नंबर शायद दिया था इंटरव्यू में। और वो कैंडिडेट थे, वो समझाते रह गए कि नहीं वहाँ से, अपनी बातें बोलते रह गए, लेकिन बोर्ड ने समझा नहीं। कई बार ऐसा सिचुएशन भी, लेकिन अब यही बात को आप कैजुअल तरीके से बोलेंगे तो वो समझ जाएंगे कि हाँ, वो रिश्वत कमाने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, 1,45,000 के छोड़ करके यहाँ 60,000 की नौकरी करने आ रहे हैं, क्योंकि 60,000 के अलावा यहाँ रिश्वत की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। लेकिन आप इसी बात को अगर कन्विक्शन के साथ, कि वहाँ से एक ही बात को कहने का तरीका अलग होता है, वहाँ से पैसा मैंने जीवन में कमा लिया, अब मुझे पैसा कमाने की, अब लगता है कि जो रेस्ट ऑफ लाइफ है, जो शेष जीवन है, वो शेष जीवन मैं उसको अगर इस तरीके से अगर बिहार की सेवा में कर दूं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एक बात इसमें ये है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है, तो ये 2 क्वेश्चन का जवाब हमने एक ही साथ आपको दिया। ये क्वेश्चन था ना, एक ये बीपीएससी में क्यों चयन, और तुलनात्मक प्रश्न, कंपैरेटिव, वहां से यहां आके क्यों। अब अगला जो क्वेश्चन आता है कि एक सेवा छोड़ करके बिहार प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब उसमें आता है कि तो जहाँ पे थे वहाँ का एक्सपीरियंस को आप यहाँ पे कैसे उपयोग करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जिसको कि ध्यान में रखने की जरूरत होगी आपको, एक अनुभव का प्रशासन में उपयोग। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का देखो कितने तरह के अनुभव हैं। एक इसमें जो पूर्व अनुभव जिसको कहा जाए, एक तरह से पास्ट एक्सपीरियंस जो है, वो कितने तरह के एक्सपीरियंस आपके पास हैं। पूर्व अनुभव, और उसमें क्या क्या आ जाएगा। एक, जैसे आप बैंक में हैं, बहुत सारे लोग बैंक में हैं। ठीक है, सेकंड, जो सेकंड आता है उसमें बहुत सारे लोग नियोजित शिक्षक हैं। जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं, जो इस सेवा में आ रहे हैं, जो अभी हमने मॉक इंटरव्यू से जिन लोगों को देखा। जो थर्ड कैटेगरी है, इसमें तीसरा कैटेगरी है, ठीक है, जो तीसरा कैटेगरी इसमें आता है नियोजित शिक्षक में, एक जो और भी मैंने देखा, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी से, किसी पर्टिकुलर जो एमएनसीज हैं उससे आ रहे हैं। ठीक है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की सेवाओं से आ रहे हैं, केंद्र सरकार की सेवाओं से भी यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं। ऐसे भी लोग कुछ देखने को मिले जो पता चला कि बिहार में ही कहीं सेवा में है, बिहार सरकार की सेवा से।
ठीक है, बिहार सरकार की सेवा से वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये सब कैसे होगा? अब ये वाला क्वेश्चन को एक पहले ले लेते हैं। बिहार सरकार की सेवा से कोई अगर यहाँ पे आ रहा है तो अब यहाँ पर जैसे मान लो कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई कांस्टेबल है, ऐसे लोग बहुत हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं। तो इसका बड़ा एक यानी बिहार के इंटरव्यू के साथ पीसीएस के इंटरव्यू के साथ हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे, उत्तर देने में ऑब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरी बिल्डिंग के लिए उनके पास टाइम नहीं है, इस बार तो और टाइम नहीं है। एक तो कोरोना का टाइम है, दूसरा 15-17 मिनट मैक्सिमम इंटरव्यू आपका चलेगा, और ये 15-17 मिनट के इंटरव्यू में आप ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अधिक से अधिक अगर स्टोरी बिल्डिंग की कोशिश करेंगे, किसी भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा और उसमें अगर आप टू द पॉइंट अगर आंसर आपने नहीं दिया, पॉइंट वाइज आंसर अगर आपने नहीं दिया, सीधे जो सबसे इंपॉर्टेंट उस टॉपिक का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट था उसको अगर आपने पहले नहीं बोला, तो फिर इससे आपको लॉस होगा। कम से कम क्वेश्चन और फिर बोर्ड के ऊपर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। मॉक इंटरव्यू में मैंने ऐसा देखा और मैंने फीडबैक भी दे रखा है कि आप सब कुछ, आपको हर क्वेश्चन का जवाब आपके द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन सारे के सारे आंसर सब्जेक्टिव हो रहे हैं। इस आंसर को ऑब्जेक्टिव बनाइए, थोड़े से ऑब्जेक्टिव बना के रखिए। जैसे आज ही जैसे जीएसटी काउंसिल की आज बैठक हो रही है और वो कंपेंसेशन टू स्टेट है, ठीक है, जो भी जैसे इसके पहले तो था कि भाई 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया, और जीएसटी के लागू किए जाने के बाद, ठीक है, कुछ राज्यों को, चूंकि जीएसटी में टैक्स बेस को शिफ्ट किया गया था, जीएसटी के लागू होने के पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जो जहां से प्रोड्यूसिंग स्टेट थे उसको मिलता था, अब जीएसटी में वो डेस्टिनेशन स्टेट को मिलने लगा, गंतव्य राज्य को मिलने लगा, कंज्यूमिंग स्टेट को मिलने लगा। साड़ी सूरत में बनेगा और बिहार में बिकेगा, तो उस साड़ी के ऊपर जो जीएसटी में जो एसजीएसटी है, स्टेट जीएसटी है, ठीक है, आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी दो भाग में बटेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। जो सीजीएसटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाएगा, एसजीएसटी अब ये पहले गुजरात को मिलता था, ठीक है, क्योंकि वो एक तरह से जो इसके पहले जो वैट होता था, स्टेट टैक्स होता था, वो एक तरह से एंट्री टैक्स होता था वो। अब जो उसमें उस आईजीएसटी के जो दो भाग हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, जो ये वैट वगैरह हैं, बिक्री कर रहे हैं, सबको रिप्लेस करके वहां पे एसजीएसटी आ गया। तो अब जो एसजीएसटी होगा वो एंट्री टैक्स नहीं है, वो एग्जिट टैक्स है। जो उत्पाद जहां बिकेगा, गंतव्य कर है गंतव्य। अब इसमें क्या हुआ, बेस शिफ्ट होगा। तो बेस शिफ्ट होगा तो निश्चित रूप से कुछ राज्यों का रेवेन्यू बढ़ जाएगा और कुछ राज्यों का रेवेन्यू घट जाएगा। जैसे गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, कई राज्यों का रेवेन्यू। तो उसके लिए आप जानते हैं 1 जुलाई 2017 को के पहले जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हो रहा था, उसमें 5 कानून जीएसटी के लिए बनाए गए थे। कौन कौन से? एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उसमें से 4 बनाया गया था, और एक स्टेट द्वारा बनाया गया था, राज्यों द्वारा बनाया गया था। उसको बोलते हैं एसजीएसटी। एक एसजीएसटी था, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी जो थे उनका, प्लस एक आईजीएसटी का, और एक जो जीएसटी को लागू किए जाने से राज्यों को जो क्षति हो रही है, उस क्षति की भरपाई के लिए एक माने 5 साल तक इट विल बी कंपेंसेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कौन कौन से 4 सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए थे? आईजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी और ये कंपेंसेशन टू स्टेट। अब राज्यों का मानना यह है कि भाई इस कोरोना के दौरान भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू लॉस हुआ, सारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही रुक गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी लॉस हुआ है। और चैलेंजिंग काम ये हो गया कि इस 5 महीने में, 5 महीने के पहले, कोरोना के पहले, कुछ जो प्रोड्यूसिंग स्टेट थे उनको लॉस हो रहा था और जो कंज्यूमिंग स्टेट थे उनको प्रॉफिट हो रहा था। तो कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जो अगले 5 साल तक, 2017 से 5 साल तक जो क्षतिपूर्ति देना था, वो कुछ ही राज्यों को देना था, ठीक है, जो मेनली जो प्रोड्यूसिंग स्टेट थे। इस 5 महीने में क्या हुआ, सारे राज्यों को भाई जो एक स्टैंडर्ड जो उनका रेवेन्यू आता था उसके कंपैरिजन में सारे राज्यों का रेवेन्यू कम हो गया। तो अब ये जो पहले जो लॉस मेकिंग थे वो तो डिमांड कर ही रहे हैं कि भाई मेरा आपने वादा किया है, ये देखिए कानून है आपका, ये 5 साल तक आप कंपनसेट करेंगे, ठीक है। तो वो तो कह ही रहे हैं। जो बिहार और झारखंड और बाकी यूपी जैसे राज्य हैं, जो कंज्यूमिंग स्टेट हैं, डेस्टिनेशन स्टेट होते थे, उनको भी इस बार लॉस हुआ है, तो वो भी कह रहे हैं भाई मेरा भी कंपनसेट करिए, आपने वादा किया हुआ है। और आज देख रहे थे तो सुशील मोदी जी जो वो हैं डिप्टी चेयरमैन हैं जीएसटी काउंसिल के, उनका कहना है कि केंद्र सरकार को जो भी केंद्र सरकार द्वारा जो वादा राज्यों के साथ किया गया है उसको पूरा किया जाना चाहिए। और अभी जीएसटी काउंसिल की आज बहुत ज़्यादा कहा जाए कि स्टॉर्मिंग उनकी बैठक होने वाली है, और उसमें सारे राज्य कहेंगे कि भाई आप कंपनसेट करिए हमें,
आपने कहा हुआ था, लेकिन फिर वही बात है कि जीएसटी काउंसिल से एक बुद्धि की उम्मीद की जाती है कि भाई ये जो पेंडेमिक है उसको कोई नहीं जानता था, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं जानती थी, स्टेट गवर्नमेंट भी, सबको मिलजुल कर इस चुनौतियों के बीच का रास्ता निकालना चाहिए, जिससे कि स्टेट भी की भी जो फिजिकल कंडीशन है वो कोलैप्स ना करने पाए और सेंट्रल गवर्नमेंट का फिजिकल कंडीशन भी, राजकोषीय स्थिति भी संतुलित रहे। ठीक है, तो ये जो मुद्दा है, तो इस मुद्दे में अच्छा, तो ये पता नहीं किस क्वेश्चन पे किसी क्वेश्चन के जवाब में किसी संदर्भ में ये बात आ गई थी, लेकिन खैर हमारा ये वाला है, बिहार सरकार की सेवा से आप क्यों। तो बिहार सरकार की सेवा में, जैसे पुलिस सेवा में ही मान लीजिए अगर आप हैं, तो उसमें कांस्टेबल में हैं, सब इंस्पेक्टर में हैं, तो उसके लिए एक सेंटेंस, अच्छा ये बता रहे थे कि भाई आप अधिकारी के रूप में एकदम टू द पॉइंट, जैसे जीएसटी काउंसिल वाले ही जो आज बैठक है, इसमें जो भी कंक्लूजन निकलेगा और आयोग द्वारा बीपीएससी में अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम टू द पॉइंट वो 3-4 सेंटेंस बोलना पड़ेगा। ठीक है, जो टेलीकॉम जो कंपनीज है उनके साथ जो एजीआर वाला मुद्दा है उसके साथ एकदम टू द पॉइंट 3-4 पॉइंट आपको बोलने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर भी एकदम ये जो प्रश्न है इसका एकदम टू द पॉइंट आंसर बोलना पड़ेगा। और उस टू द पॉइंट में क्या होता है, बिहार सरकार की सेवा से जैसे सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल की बात करें, बड़ा पंचिंग लाइन होता है, जो अंडरलाइन कर लीजिए भाई। प्रमोशन 2 तरीके से होता है, एक डिपार्टमेंटल प्रमोशन और दूसरा एग्जाम के थ्रू प्रमोशन। डिपार्टमेंटल प्रमोशन में क्या होता है भाई, कई साल लगे, डिपार्टमेंटल प्रमोशन में 15 से 20 साल लग सकता है। एग्जाम के थ्रू प्रमोशन से वहां से मैं अपना वो 15 साल बचा सकती हूँ, 15 साल बचा सकता हूँ। ठीक है, थ्रू एग्जाम आई कैन सेव माई 15 इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ माई लाइफ। ठीक है, तो सोचो ये सेंटेंस भाई क्यों आना चाहते हैं, तो अपने जीवन के 15 महत्वपूर्ण साल बचाने के लिए इस ये एग्जाम मैंने दी है और कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा प्रमोशन एग्जाम के थ्रू मेरा प्रमोशन हो जाए और मेरे जीवन का 15 साल बच जाए। ठीक है, बेस्ट आंसर होता है। अगर आप नियोजित शिक्षक हैं, वहां से मैं डिपार्टमेंटल प्रमोशन के बावजूद मैं बिहार प्रशासनिक सेवा में कभी नहीं आ सकती थी, लेकिन अगर मैं एग्जाम के थ्रू मैं बिहार प्रशासनिक सेवा में आ सकती हूं, नंबर 1। और नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 ये वाला जो 15 साल वाली बात है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लागू नहीं होती है, लेकिन अदरवाइज मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करती तो हो सकता है कि मैं स्कूल का हेडमास्टर बन जाती, वहाँ से फिर जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर तक मैं जा सकती थी। लेकिन मैं इस एग्जाम के थ्रू सीधे मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर बन सकती हूँ और मेरे जीवन का कई साल, 25-30 साल मेरे जीवन का बच जाएगा। ठीक है, इस एग्जाम के माध्यम से। तो नियोजित शिक्षक से क्यों आना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो ऊपर में हमने बातें बताई, डाइवर्सिटी इन वर्क ज़्यादा है, काम का दायरा व्यापक है, चुनौतीपूर्ण काम है, ठीक है, प्रतिष्ठा वाली बात है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेरी बढ़ जाएंगी, जॉब सिक्योरिटी मेरी बढ़ जाएंगी। ठीक है, ये सारी बातें जो हमने वहाँ पे कहा वो तो बोल सकते हैं, लेकिन साथ में एक सेंटेंस ये भी जो नियोजित शिक्षक हैं वो अपने साथ जोड़ सकते हैं कि इससे मेरे जीवन का महत्वपूर्ण 20-25 साल बढ़ सकता है और मैं अपने सपने को साकार करने, इस एग्जाम के थ्रू अपने सपने को साकार कर सकती हूँ। प्रशासनिक सेवा में आकर के बड़े दायरे को मैं सेवा कर सकती हूँ। तो ये भी एक तरीका इसमें से बनता है। तो 2 लोग होते हैं, पुलिस सेवा से जो लोग हैं वो बीपीएस में, बिहार पुलिस सर्विस में अगर आना चाहते हैं तो अपने जीवन के 15 इंपॉर्टेंट ईयर्स को सेव करने में मदद करेगा। इतना ही बोल के छोड़ दीजिए। बाकी जो नियोजित शिक्षक हैं वो भी इस तरह की बातों को बोल सकते हैं कि अपने जीवन के 20-25 साल बचाने में मदद करेगा। मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके ही वहाँ से बिहार प्रशासनिक सेवा में आ सकती थी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर तक जा सकती थी। एग्जाम के थ्रू मैं एग्जाम के माध्यम से मैं बहुत कम समय में ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर बन सकती हूँ। इस तरीके से प्लस जो मैं कर रही हूँ उसकी तुलना में जहाँ मैं जा रही हूँ उसका कार्य का दायरा अत्यंत व्यापक है। यहाँ मैं एक स्कूल में काम कर रही हूँ और वहाँ मेरे अंदर में सैकड़ों स्कूल होंगे। तो इस स्कूल में जो मैं अपनी क्षमता का उपयोग कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो मैं वहाँ पे एक प्रशासनिक सेवा में आकर के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर बन करके या बिहार प्रशासनिक सेवा का भाग बन करके मैं सैकड़ों स्कूल की गुणवत्ता में सुधार में सहायता कर सकती हूँ। आई कैन पार्टिसिपेट इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ मोर देन हंड्रेड्स ऑफ स्कूल इन माई एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज, मेरे प्रशासनिक क्षेत्र में ये आता है। तो ये 2 क्वेश्चन का आया। जो एक क्वेश्चन आता है भाई बैंक से मैं यहाँ के क्या कर सकती हूँ, बैंक का एक्सपीरियंस कैसे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, वर्तमान में नचिकेत मोर कमेटी, ठीक है, 2014 से उसका रिपोर्ट लागू हो रहा है, 2015 से वित्तीय समावेशन पे मुख्य बल दिया गया और आप जानते हैं कि जो पेमेंट बैंक वगैरह हैं वो जून 2015 से आए। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन अभी के टाइम पे सरकार की एक मुख्य प्राथमिकता है। और जनधन योजना आप जानते हैं, जनधन योजना, इसके तहत कितने बड़े पैमाने पे बैंक खाता खोला गया है, दूर दराज के क्षेत्रों में ब्रांच खोले गए और उनमें ऐसे लोगों को उसमें खाते खोले गए हैं जो अब तक बैंकिंग क्षेत्र से बाहर थे या फाइनेंशियल वित्तीय क्षेत्र के दायरे से बाहर थे।
और सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंकिंग में, बीमा में, पेंशन से लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है और इससे दोनों को फायदा होगा। एक होता है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो सुधरेगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, बैंक से लोगों को आसानी से कर्ज मिल सकता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना को सही ढंग से क्रियान्वित किया जा सकता है, प्लस लोगों को आसानी से लोगों के जो बचत हैं वो आसानी से बैंक में आ सकते हैं और इससे बड़े पैमाने पे उन पैसों का प्रोडक्टिव उपयोग किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट की जा सकती हैं। जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ हैं उनका उनके उनके स्वाभिमान को भी उनका स्वाभिमान भी इससे बढ़ेगा। जैसे जैसे खाते में पैसे बढ़ते जाएंगे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। जैसे महिलाएं हैं तो महिलाओं का अगर बैंक खाता खुल जाए और उसमें जैसे जैसे पैसे बढ़ेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आज की डेट में जो कहा जाता है कि पहले कौटिल्य चाणक्य की जो बात की जाती है तो सोचो उस समय वो ज्ञान मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस होता था। जो ज्ञानी गाँव के जो सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे, नॉलेजेबल, उनका पूरा गाँव उनके सामने झुकता था। कहीं अगर दरवाजे पर आ जाते थे सब लोग खड़े हो जाते हैं। आज के डेट में क्या होता है, ऐसे 20 लोग दरवाजे पर बैठे हुए हैं और एक नेताजी 4 राइफल वालों के साथ अगर आ जाते हैं तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, ठीक है। चाहे इस तरह का आप ही के घर में कोई ठेकेदार है, कोई आपका छोटा भाई ठेकेदार है, उसकी ज़्यादा पूछ है और आप पता चला कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत ज्ञान है आपको, तो आज की डेट में क्या है, जो विटामिन एम है, विटामिन मनी है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में आप जानते हैं तो इसमें ये आता है कि जैसे वो महिला है तो महिला के खाते में अगर पैसे बढ़ते जाएंगे उसका आत्म स्वाभिमान बढ़ जाएगा। और जो रुपए कार्ड है वो रुपए कार्ड केवल एक प्लास्टिक कार्ड नहीं है, ठीक है, वह एक स्वाभिमान कार्ड है और स्वाभिमान कार्ड से आदमी उसको पॉकेट में रख करके कहीं भी जा सकता है, कोई उसको भय नहीं रहे, कोई उसको, जैसे विमेन ही है, अगर मान लो घर में बहुत ज़्यादा डोमेस्टिकली अगर प्रताड़ित है तो अगर उसके पास रुपए कार्ड है वो रुपए कार्ड लेकर के घर से निकल सकती है, अगर उसके खाते में 10-20 हज़ार 50 हज़ार पड़ा हुआ रहेगा तो ये रुपए कार्ड एक सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस भी है, एक स्वाभिमान भी है। तो उसी में आता है कि बैंक, वहाँ से मैं बैंक का जो मेरा एक्सपीरियंस है दैट कैन बी यूज्ड टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन माई एरिया, क्योंकि मैं उसको जानती हूँ अच्छे से, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में ये काम आएगा, सरकारी योजनाओं के पैसे को लोगों तक पहुँचाने में, सरकारी योजनाओं का बेनिफिट लोगों तक पहुँचाने में, और लोगों को, ठीक है, वित्तीय फाइनेंशियल इंक्लूजन का इंपॉर्टेंस बताना, और प्लस सरकारी योजनाओं में जितनी क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर कराना और फिर उनको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने में मेरा एक्सपीरियंस काम आएगा एज एन एम्प्लॉई ऑफ, एंड आई कैन वर्क इन 2 in 1 फॉर 2 in 1 एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बिहार गवर्नमेंट। बिहार सरकार के अधिकारी के रूप में 2 in 1 एक साथ 2 विशेषताओं वाले, एक तो प्रशासनिक अधिकारी और दूसरा बैंकिंग क्षेत्र का एक्सपीरियंस के साथ प्रशासनिक अधिकारी। और आज के डेट में फाइनेंशियल इंक्लूजन बिहार जैसे राज्य के लिए मुख्य प्राथमिकता है, इसके बिना राज्य का तेजी से विकास करना संभव नहीं है। लोगों को जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं, सारी योजनाएं, उसको आसानी से उपलब्ध कराना और उनके जो बचत हैं उसको बैंकों से जोड़ना, और इस तरह से दोनों क्षेत्र को उनका विकास करना और साथ में बचत को प्रमोट करके, ठीक है, देश के विकास में भी भागीदारी करना। तो इसका ये भी यूज हो सकता है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वहाँ का जो आपका एक्सपीरियंस है तो वो सब्जेक्ट वाइज होता है। जैसे मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, ठीक है, आप किसी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, आप विप्रो में काम करते हैं, आप इन्फोसिस में काम कर रही हैं, ठीक है, वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उसका भी आप उपयोग बिहार में एडमिनिस्ट्रेटर में डिजिटल टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पे प्रमोट किया जा रहा है, पटना से लेकर के और गांव तक। अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर ने जो 15 अगस्त को कहा है कि अगले 1000 दिन में हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा, तो बड़े पैमाने पे ऐप विकसित किए जा रहे हैं, हर बात के लिए वेब पोर्टल है, हर बात के लिए ऐप है। तो वहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस है, लोगों को एक जगह इकट्ठा करके, सरकारी कर्मचारियों से लेकर के और आम जनता को इस तरह की सुविधाओं से के बारे में जागरूक करना, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने में, उसके उपयोग को प्रमोट करने में आपका ये एक्सपीरियंस काम आ सकता है। कई लोग रेलवे में काम करते हैं, सोचो रेलवे में काम करने, रेलवे का नॉलेज यहाँ पे कैसे यूज होगा। तो रेलवे का नॉलेज इस तरह से तो नहीं पूछता है बिहार में बड़े पैमाने पे। अब जो जैसे आ रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि पीपीपी मॉडल पर जिस तरह से रेल को चलाने की कोशिश की जा रही है, तो वहाँ पे बिहार सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अगर बिहार में ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होता है तो जो मेरा रेलवे का नॉलेज है तो मैं बिहार गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से आप उसको चाहो तो बोल सकते हो। तो ये एक क्वेश्चन ये है कि पहले का अनुभव यहाँ पे कैसे यूज होगा, एक क्वेश्चन ये था। अब जाएंगे तो दूसरा जो एक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो हम लोगों ने ये वाला कर लिया, हम लोगों ने ये वाला भी कर लिया, अनुभव का प्रशासन में उपयोग कैसे करेंगे ये वाला भी हमने कर लिया। अब विषय परिवर्तन क्यों करते हैं ये, अब विषय ज्ञान का उपयोग कैसे करेंगे। तो एक हो गया भाई विषय परिवर्तन, ठीक है, ऑप्शनल आपने सब्जेक्ट क्यों चेंज किया। जैसे आपका मान लीजिए ग्रेजुएशन में
स्नातक में आपका मान लीजिए हिस्ट्री था, या बीटेक आपने किया हुआ है, और फिर आपका यहाँ पे ऑप्शनल आपने एलएसडब्ल्यू ले लिया, आपने सोशियोलॉजी ले लिया, आपने ज्योग्राफी ले लिया, ऐसा आपने किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है। तो ऐसा आपने क्यों किया? तो देखो, अब यहाँ पे स्टोरी बनाने से काम नहीं चलेगा। अगर आप बोर्ड के सामने जाके बोलते हैं कि इससे वहाँ से मेरा माने ज्ञान बढ़ जाता, और मुझे माने इससे ज्ञान बढ़ने में माने इसका नॉलेज, मुझे एक नए क्षेत्र के विषय में जानने का मौका मिलता, ये सब वो जानते हैं कि आपने एलएसडब्ल्यू इसलिए लिया है कि इसका सिलेबस छोटा है। उनके घर के भी कई लोग इस तरह की, वो भी आपस में इस तरह की चर्चाएं करते हैं। भाई आपने इसलिए ये सब्जेक्ट ले रखा है कि आपका क्या है, आपका उद्देश्य क्या है कि आपको इसका सिलेबस छोटा है और इससे आसानी से आप मेंस का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें लग रहा है कि सच बोलना ज़्यादा अच्छा है कि वहाँ से मेरा तो जो भी यहाँ का नॉलेज था, ये तो ज्ञान मेरा यहाँ पे है, लेकिन वर्तमान जो चैलेंजेज हैं, कहीं पे जॉब का कंपल्सन है आपका, कहीं पे शिक्षक का, कहीं पे कोई मान लीजिए घर की मजबूरी उनकी कुछ है, इस पृष्ठभूमि में ये जो सब्जेक्ट था, इस सब्जेक्ट के साथ मुझे बीपीएससी का मेंस के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं इसकी तैयारी कर पाऊँ। और इसलिए मैंने क्या किया, मैंने बीपीएससी के चैलेंज का सामना करने के लिए बीपीएससी के द्वारा ही, टू फेस चैलेंजेस ऑफ बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड बाय बीपीएससी इटसेल्फ, बीपीएससी ने ही द्वारा जो मुझे अवसर उपलब्ध कराया गया है वैकल्पिक विषयों के चयन का। क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है कि ग्रेजुएशन में आपने जो सब्जेक्ट किया है वही आप लेंगे। ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट बीपीएससी ने ही कह रखा है कि बीपीएससी के द्वारा उपलब्ध जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि मैं एलएसडब्ल्यू, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी जो भी आपने लिया है, मैं इसको लेकर के, ठीक है, मुख्य परीक्षा के चैलेंज को ज़्यादा अच्छे से सामना कर सकता हूँ। ठीक है, एक सेकंड बात है कि यह मुझे इंटरेस्टिंग भी लगा। मैं जब ने कई सारे विषय मैंने देखा, अपना विषय भी देखा, दूसरे विषय भी देखा, तो मुझे ये इंटरेस्टिंग भी लगा। ठीक है, और उस माने मुझे दिलचस्पी भी लगी। और नेक्स्ट कि वहाँ से मुझे ये सब्जेक्ट का से जो ज्ञान मिला, उस ज्ञान का वो आगे भी मेरा जो एक ऑफिसर के रूप में मेरी भूमिका में ये उपयोग करेगा। कैसे उपयोग करेगा, ये अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सी बातें हुई वहाँ से, जो जैसे मैं इसमें ये सब्जेक्ट मेरा रहा है, मैंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से, एक तो कई लोगों का तो मामला ही छूट जाता है, भाई वो ऑप्शनल में के रूप में है ही नहीं, तो मुझे आपको तो लेना ही लेना था। दूसरा आपके साथ था कि आपका ऑप्शनल में है, तो वहाँ से मेरी जो वर्तमान इंगेजमेंट था, उस इंगेजमेंट में मैं इस विषय से बीपीएससी मेंस का चैलेंज को ओवरकम कर पाऊँ, चैलेंज का सामना कर पाऊँ, इसका मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो ऐसी स्थिति में बीपीएससी के द्वारा ही जो अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराया गया है विभिन्न विषयों में से कोई विषय लेकर के, तो मैंने सोचा कि इस अपॉर्चुनिटी का मैं उपयोग करूं। और फिर मैंने कई विषयों को देखा और मुझे ये विषय इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे लगा कि मैं इसकी तैयारी अच्छे से कर सकती हूँ, और बीपीएससी का जो मेंस का चैलेंज है उसको मैं ओवरकम कर जाऊँ। और वहाँ से ये मेरा डिसीजन सही भी था, क्योंकि मैं आपके सामने इंटरव्यू के लिए बैठी हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट वहाँ से इस विषय का जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ मेंस की परीक्षा के पढ़ाई के दौरान, मुझे आगे भी सहायता करेगा। मुझे इट विल बी आल्सो हेल्पफुल इन, ठीक है, इन फ्यूचर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इन बिहार। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट है कि बीपीएससी ने मना नहीं किया है, बीपीएससी में कहीं से ये कंडीशन नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, झूठ भी नहीं आया भाई। बीपीएससी का मेंस का चैलेंज ये मेरी तत्काल, और उसके लिए मेरे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे, जो मेरे पास विकल्प उपलब्ध थे, उसका मैंने बेस्ट का यूज किया, और उस बेस्ट का यूज करके आज मैं आपके सामने, ठीक है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया में आपके सामने इंटरव्यू के लिए आया हूं। और ये जाहिर करता है कि मेरा निर्णय सही था। वहां से हो तो बोलेंगे कहीं आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि उस विषय से आप नहीं कर सकते थे, तो वहाँ से मुझे ऐसा लगता है उसका जो सिलेबस है, जितना सिलेबस पर जो, चूंकि एग्जाम हॉल में परफॉर्म करने के लिए आपको कमांड ओवर कंटेंट होना चाहिए, उतना कमांड ओवर कंटेंट मुझे ऐसा नहीं था। काफ़ी दिन पढ़ाई छूटे हुए होने के कारण मुझे लगा कि इससे मैं ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप उसको उसमें ले सकते हैं। तो ये वाला एक बात है। अब नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन आता है कि भाई मैं इस ज्ञान का कैसे आप उपयोग करेंगे। एक आता है सारा
तो ये जो सब्जेक्ट हैं, तो सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो विषय हैं। अब किसी का मैं 4 यहाँ पे पूछ दूंगा तो बाकी लोग कहेंगे मेरे विषय का आपने क्यों नहीं चर्चा किया। तो बाकी लोगों का उसी पैटर्न पे आप सोच लीजिएगा कि जो मैं कुछ का एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो बाकी उसी पैटर्न पे होगा। आप उससे ये दुखी होने की जरूरत नहीं है कि आपने जूलॉजी का नहीं बताया, आपने बोटनी का नहीं बताया, आपने एग्रीकल्चर का नहीं बताया, आपने मैथ का नहीं बताया, आपने कॉमर्स का नहीं बताया, आपने इकोनॉमी का नहीं बताया, आपने ये सब, ठीक है। एक पैटर्न है, पैटर्न बता देता हूँ, उस पैटर्न पे अपने विषय को डाल लीजिएगा कि भाई सब्जेक्ट का कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो एक मान लो इसमें आता है, जैसे बीटेक की बात अगर करूँ तो बीटेक वाले में तो कई सारे हैं भाई। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है, एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इस तरह से कई सारे, मेरीन वगैरह कई सारे हैं। तो अब सोच के देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या एक और है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो आपके पास क्या हो रहा है कि भाई आप तो 2 in 1 के रूप में काम करेंगे ना। एक टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट्स के रूप में आप बिहार को प्राप्त हो रहे हैं। एक टेक्निकल नॉलेज वाला अधिकारी आप बिहार को प्राप्त होंगे। और उसमें कैसे होता है, जैसे मान लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ही बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज कैसे यूज होगा। तो आज के डेट में आप जानते हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन के बुद्धि का शासन में, मशीन के बुद्धि का इकोनॉमिक, मशीन के बुद्धि का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़े क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है। तो ये आपका जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है नॉलेज है, वो कृत्रिम बुद्धि के विभिन्न विभागों में, विभाग से लेकर के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से लेकर के फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर के सब जगह उपयोग हो सकता है। इसके अलावा चूंकि इतना ज़्यादा सब्जेक्टिव होने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो आप सीधे बोल सकते हैं कि महाशय बिहार सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना है SMAM, सबमिशन फॉर एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, कृषि के यंत्रीकरण से और इसमें बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये है। इसके अलावा बिहार सरकार द्वारा भी बजट 2020-21 में और पहले से भी कृषि विकास रोड मैप 3 के तहत, 2 के तहत बिहार के एग्रीकल्चर को मैकेनाइज्ड करने का, यंत्रीकरण करने का, और यंत्रीकरण करने से डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हेल्प मिलती है, आपदा का सामना करने में भी सहायता मिलती है, समय से बुआई, समय से कटाई, जो डिजास्टर की समस्याएं, संभावनाएं हैं वो कम हो जाती हैं। प्लस इसके अलावा जाते हैं इनपुट कॉस्ट कम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलती है, उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलती है, ठीक है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग में उपयोग हो सकता है, कोल्ड स्टोरेज में, ट्रांसपोर्टेशन में, सब जगह आपका ये नॉलेज, सबमिशन फॉर एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, ये चलता है। मेरा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है, मैं इसका उपयोग करके यहाँ पे, या इनके अलावा जाएंगे तो अभी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, AI, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यहाँ पर सारा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में मुख्य रूप से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज यूज होगा, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज का हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग का हो, ये सब के सब जगह यूज होगा, आपका नॉलेज यहाँ यूज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जाते हैं जैसे सिविल इंजीनियरिंग का। तो सिविल इंजीनियरिंग में बिहार सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, बिहार में लागू हो रही हैं, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, मुख्यमंत्री टोला संपर्क योजना है, ठीक है। उसके अलावा जाते हैं तो आपका ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये सारे में, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 चल रहा है अभी के टाइम पे। तो यहाँ पे प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट में, आपदा प्रबंधन में, जो पुल वगैरह बनता है वहाँ पे, मान लीजिए आपका क्षेत्र में जैसे गोपालगंज में ब्रिज जैसा है वैसा ही रह गया और उसका जो कनेक्टिंग रोड था वो कट गया, आप अगर वहाँ पे सिविल इंजीनियर हैं, आपके एरिया में अगर ये काम हो रहा है, तो आप एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में वहाँ पे जाके जो प्रोजेक्ट इंचार्ज है उसको आप बता सकते हैं कि इस कनेक्टिंग जो रोड है उसको कैसे करो। तो डिजास्टर के दौरान, बाढ़ वगैरह के दौरान, टूट फूट के दौरान, आप डिजास्टर होने से, ये जो फ्लड वगैरह के दौरान आप बचा सकते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग के रूप में इस तरह से यूज है। कंप्यूटर साइंस, बड़े पैमाने पे एडमिनिस्ट्रेशन में डिजिटल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, एजुकेशन में डिजिटल टेक्नोलॉजी, हेल्थ में डिजिटल टेक्नोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन में डिजिटल टेक्नोलॉजी, कितने जगह डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। तो सारे जगह जो डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, तो वहाँ IT भी वही हो जाएगा, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों में ये सब से बातें आ जाएंगी। इसके अलावा जाते हैं तो फिर क्या आ जाएगा इसमें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बिहार में यद्यपि 25 अक्टूबर 2018 को बिहार पूरी तरह से विद्युतकृत राज्य घोषित हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी लाखों घर हैं जहां बिजली नहीं है। तो सरकारी योजनाओं को अच्छे से लागू करने में मेरा नॉलेज काम आएगा। बिहार में बिजली का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो, बिजली की बचत, खेतों में बिजली उपलब्ध कराना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, सौभाग्य योजना, उजाला योजना, ये सब योजनाओं को अच्छे से क्रियान्वित करने में मेरा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज है वो वहाँ से उपयोग आएगा। एडमिनिस्ट्रेटर
कंटेंट माने आपके पीसीएस के इंटरव्यू में क्या होगा, आपको कंटेंट शामिल करना पड़ेगा। खाली गोल गोल बात करने से बोर्ड बोर हो जाएगा और फिर आपको साधारण बात करेंगे, सामान्य बात करेंगे तो आपको पॉइंट्स नहीं मिलेगा, आपका उत्तर बाउंस हो गया, उत्तर पे जो क्रेडिट आपको मिलने चाहिए वो क्रेडिट नहीं मिला और पता चला कि 150 नंबर में, सॉरी 120 नंबर में जो आपको ये क्वेश्चन आपको जो 2-4 मार्क्स उसमें जुड़वाता, 15 क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन पे मान लीजिए आपका करीब करीब 9 नंबर एक क्वेश्चन पे, 8 नंबर एक क्वेश्चन पे रहा और पता चला कि वो 8 में से अगर वो साधारण जवाब आपने दे दिया वो 8 जीरो हो गया, तो 112 हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन भी, तीसरा क्वेश्चन भी, तो आपको हर क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन पे 8 नंबर, दूसरे पे 8 नंबर, तीसरे पे 8 नंबर, चौथे पे, अगर इस तरीके से जोड़ा जाए तो आप जहां तक पहुंच पाएं। तो मार्क्स लेने के लिए आपको डिसाइसिव कंटेंट के साथ रिप्लाई करना पड़ेगा और ये ब्यूरोक्रेट की सबसे अच्छी विशेषता होती है। उस तरह से जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, ये आईटी और सीएस वाला है, वो सारा का सारा वहाँ पे काम आएगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, डिजास्टर मैनेजमेंट, सब में फूड सिक्योरिटी, ये सब में ये सब यूज होगा। तो ये बताया हमने। जो जूलॉजी बोटनी वाले लोग हैं कई बार उसका उपयोग कैसे करेंगे, तो भाई जूलॉजी है, बोटनी है, आप जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, वहाँ पे बड़े पैमाने पे खेती की जाती है, बोटनी उपयोग होगा। बड़े पैमाने पे पशुपालन की जाती है, जूलॉजी उपयोग होगा। ये सारे जो नॉलेज होगा, फर्टाइल की जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपका नॉलेज यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में आपका नॉलेज यूज हो जाएगा। जल जीवन हरियाली जैसी योजनाओं में आपका जो नॉलेज होगा वो बहुत काम आएगा। वहाँ पे जो कोरोना वगैरह के दौरान लोगों को अवेयर करने में जो जूलॉजी का आपका एक्सपीरियंस है वो सब वहाँ पे यूज होगा। हिस्ट्री का, एस हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का हो सकता है कि इकोनॉमी में हो कि इकोनॉमी का क्या यूज़ करेंगे। तो इकोनॉमी तो होता ही है कि जैसे आपका जो एग्रीकल्चर, इकोनॉमी के छात्र के रूप में आपको एग्रीकल्चर का नॉलेज है, आपको इंडस्ट्री का नॉलेज है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉलेज है, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज है, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज है, ये सब चीज़ों का नॉलेज है। तो ये सारी जो योजनाएँ हैं उन योजनाओं के नॉलेज होने के कारण आप एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उनको अच्छे से बिहार में क्रियान्वित कर सकते हैं। तो ये बात भी यहाँ पर चल रहा है। इकोनॉमी वो जिसमें कॉमर्स और इकोनॉमिक्स वाले में ही आ जाएगा। इसके अलावा जाते हैं तो ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी का तो नॉलेज रहेगा तो आप डिजास्टर मैनेजमेंट का काम अच्छे से कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में आप प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं, आप रीजनल प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज करने में आप सहायक हो सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन जो हॉबी का था, हॉबी में कई तरह के हैं, जैसे एक और उसको भी बता देते हैं कि जैसे हॉबी पे जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं आज भी पूछते हैं मॉक में। देखो मॉक इंटरव्यू जब हम लोग लेते हैं तो उस दौरान जो अब जैसे ही आप अपना हॉबी बताते हैं हम क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य यही रहता है कि आप, कई लोग उसमें से बता देते हैं, कई लोग नहीं बताते हैं। नहीं बताने से दुखी होने की जरूरत नहीं है, आपको कम से कम पता, आप तो यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हो ना कि भाई मेरा सिंगिंग मेरा हॉबी है, ठीक है, गाना सुनना मेरा हॉबी है, मूवी देखना मुझे मेरा हॉबी है, जो पैरेलल मूवीज है उसको देखना मेरा हॉबी है, ठीक है। तो भाई आप तो ये, आप जब मॉक देने आए तो हमने उसमें 10 क्वेश्चन पूछा, आप पहली बार दुखी क्यों हो रहे हो कि आपने 10 क्वेश्चन जो हमने पूछा उसका जवाब नहीं दिया। कब ये तो पता चला ना पहले मॉक में कि आपके हॉबी से कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए तो पहला मॉक हम लोग करवाए यहाँ पे। अब सेकेंड मॉक में जब आपका हॉबी का बाउंड्री बन गया, डायरी राइटिंग में किस तरह के क्वेश्चन, फिक्शन जो इंग्लिश फिक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, उसका किस तरह के क्वेश्चन, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ते हैं किस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, आपका जो कबड्डी है किस तरह के क्वेश्चन, ये मॉक में तो आपसे सुडोकू है किस तरह से क्वेश्चन। तो ये सारे मॉक इंटरव्यू जब देने आते हैं तो उस दौरान वेट करिए, उस दौरान थोड़ा सा। और फिर लास्ट में आपसे ये बोलना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन, देखो मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि कुछ जो कॉमन क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने किया, इसको एक बार सेटल्ड कर लीजिए, सेटल्ड करके उसको किसी लॉकर में डाल दीजिए। लॉकर में डालने का मतलब ये हुआ कि उस क्वेश्चन को अब फिर अभी भी ओपन मत रखिए। सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये 5 पॉइंट मेरे आंसर में और मेरा ये अच्छा है, अब उसको क्लोज कर दीजिए। नहीं तो फिर दूसरे टीचर, तीसरे टीचर, पांचवें टीचर, छठे टीचर, पता चला कि कभी ये आंसर, और जब बोर्ड में जाएंगे तो पता चला किसी भी टीचर की कोई बात याद नहीं आएगी, जो आपके दिमाग में आएगा वो बोल लेंगे। तो फिर इस रिहर्सल करने से फायदा क्या हुआ। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि जो क्वेश्चन, चाहे हॉबी क्वेश्चन है, चाहे सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्यों चेंज किया, जितने क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिखा, अगर लगता है कि हमने अभी जो आंसर डिस्कस किया इसमें से आपका ये, इससे आपका आंसर सेटल्ड हो रहा है, पहले भी जो क्लास में जो टीचर्स ने बताए हैं, सारे शिक्षकों ने, अधिकारियों ने जो बताया है, उससे ये आज मैंने जो कहा, वहाँ जो कहा गया, उससे तो क्वेश्चन को, अगर जो कॉमन क्वेश्चन है उसको सेटल नहीं करते जाएंगे तो पता चला कि सारा फ्रंट आपका खुला रहेगा। अब टाइम आ गया है कि आपके ये सारे ऑप्शनल के फ्रंट
ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट का, ये जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है इसके, जो हॉबी के क्वेश्चन है, जॉब, उसका कैसे उपयोग, ये सारा मैटर सेटल हो जाए। और अब आप डेली 2 घंटे के आसपास न्यूज़पेपर पढ़िए, और उस न्यूज़पेपर में कई लोग बोल रहे हैं कि मैं 2019 से करंट अफेयर्स पढ़ूँ, 2020 का, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज भी जो मुद्दे हैं वो मुद्दे कैरी ऑन हो रहे हैं। अयोध्या का मुद्दा कैरी ऑन हो रहा है, अभी नक्शा जैसे नक्शा, और अभी निर्माण कार्य शुरू होगा। अयोध्या का मुद्दा अभी भी कैरी ऑन हो रहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जो बातें चल रही हैं अभी भी कैरी ऑन हो रही हैं। चाइना का मुद्दा अभी भी कैरी ऑन है, इंडो पाकिस्तान कैरी ऑन है, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कैरी ऑन है, ठीक है। तो ये जो मुद्दे हैं और सारे मुद्दे आज भी चर्चा में है, न्यूज़पेपर में चर्चा में आ रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अब ये पीछे की चीज़ों को काफ़ी समय हो गया, अब सेटल कर लीजिए, और सेटल करके डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। अब आकर के मॉक देने आएंगे, सेकंड मॉक आपका होगा, किसी का थर्ड मॉक होगा, और वो आके कहे कि सर 3 दिन से मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा हूँ, 2 दिन से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा हूँ, तो सोचो क्या 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 सोचा जाए कि आखिर आपके पास जो 24 घंटा था, 5-6 घंटा आपने आप सोए, उसके बाद का 18 घंटा आपने क्या किया कि आपको इतना इंपॉर्टेंट आपके इंटरव्यू से रिलेटेड जो न्यूज़पेपर था और उसको आपने नहीं पढ़ा। तो आखिर 18 घंटा कर क्या रहे थे आप? एक बात। दूसरी बात, मेरा जो एक आपके लिए सुझाव ये है कि आप जैसे पीवी सिंधु के बारे में हम लोग कहते हैं कि पीवी सिंधु जब ओलंपिक के लिए गई तो फुलेला गोपीचंद ने उनका मोबाइल 3 महीना पहले छीन लिया था, कोई फ़ोन नहीं। अब ये टाइम है कि आप 18 घंटे जगे रहते हैं, 18 घंटे में कम से कम 10 घंटे के आसपास अपने फ़ोन को अपने से दूर करिए। बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने जा रही है, ठीक है। बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने है। इस चुनौती को पार पा जाएंगे, अगर सफलतापूर्वक पार पा जाएंगे, सोचो जीवन बदल जाएगा। ये जीवन बदल, पीटी जीवन बदलने वाली घटना नहीं होती है, लेकिन ये इंटरव्यू जीवन बदलने वाली घटना है। और इस जीवन बदलने वाली घटना के लिए एक छोटा कोई त्याग नहीं कर सकते। तय करिए, अपना रिजोल्यूशन तय करिए, मेरा क्या मैं त्याग करूं इंटरव्यू के दिन तक के लिए। और कम से कम 8 से 10 घंटा मोबाइल से दूर रहिए, व्हाट्सएप ग्रुप में मत बार बार घूमिए। तो इसका फायदा क्या हो जाएगा आपके लिए कि आप जो पढ़ेंगे ना, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ाई ही, ज्ञान ही, जो आदमी खूब मेहनत करके आता है यहाँ पे मॉक इंटरव्यू, तो कुछ नहीं भूलता है, सब एकदम खूब अच्छे तरीके से। बोलने के तरीके में कमी नजर आती है, अपनी अपीयरेंस में कमी नजर आती है, कंटेंट में कहीं कोई कमी नहीं रहती है। हम लोग तो देखते हैं मॉक में जो नहीं पढ़े रहते हैं, कम पढ़े रहते हैं, एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। और ब्लैंक कौन ब्लैंक होगा, सोच के देखो। जिसने पढ़ा, ध्यान से नहीं पढ़ा, मोबाइल पर बार बार ध्यान जा रहा है, कुछ भी दिमाग में सेटल नहीं हुआ। अब यहाँ पे जब आए तो साधारण बातें भूल जाते हैं, ठीक है। तो खैर, ये सारी बातें आज के लिए थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ कॉमन क्वेश्चन थे हमारे। अभी इसको मैं YouTube पे भी डलवा देता हूँ, सबके लिए होगा, लेकिन अब मुख्य रूप से मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के लिए इसको बनाया था कि भाई अलग अलग सबको इस तरह के क्वेश्चन का जवाब दूं। इससे अच्छा है कि एक ही वीडियो में सबका जवाब दे दूं, ठीक है। इसके लिए हमने बनवाया था, और आज के लिए इतना ही। फिर हम दोबारा आपसे मिलेंगे नए वीडियो में, और कोशिश करेंगे कि, और आप मान के चलिए कि आपका जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू जल्दी ही शुरू होगा, और आप उसमें अच्छा से अच्छा करेंगे। धन्यवाद।